हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 11। अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको लिंक जो है विजिबल हो जाएगा एंड फॉर द पीडीएफ आप पिन कमेंट चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस inaugurated the newly reconstructed Sindoor Bridge in Mumbai, renamed to honor Operation Sindoor. What was the previous name of this bridge? तो आपका एक ब्रिज जो है इनॉग्रेट किया गया है आफ्टर दी रिकंस्ट्रक्शन एंड इसका नाम क्या रखा गया है? सिंदूर ब्रिज। क्यों रखा गया है आप सभी को पता है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे इसका नाम रखा गया है और इस ब्रिज का प्रीवियस नाम था आपका कारनाक ब्रिज। ठीक है, क्या नाम था? कारनाक ब्रिज। जो ब्रिटिश गवर्नर आपके थे, ठीक है, जेम्स रिवेट कारनाक, इनके नाम पे इस ब्रिज का नाम जो है रखा गया था और ये आपके गवर्नर थे बॉम्बे के 1839 से 1841 के बीच में। और इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन आपका 1868 में जो है किया गया था और इनके नाम पे कारनाक ब्रिज का नाम रखा गया था। ठीक है, ये जो ब्रिज है आपका सिंदूर ब्रिज, जिसको रीनेम किया गया है भी, इसका लेंथ है 328 मीटर का और 4 लेन ब्रिज ये आपका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपकी न्यूज है, नीति आयोग ने 2 इनॉग्रल रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज किए थे रिगार्डिंग दी इंडियाज सर्विस सेक्टर। पहली रिपोर्ट आपकी थी इंडियाज सर्विस सेक्टर इनसाइट फ्रॉम जीवीए ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स। इस रिपोर्ट में फोकस किया गया था ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू इंडियाज इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन इकोनॉमी में, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया था नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे। ठीक है, इट स्टडीज हाउ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज जैसे आईटी हो गया, ट्रेड, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सब इन सब ने कंट्रीब्यूट किया है ग्रॉस वैल्यू एडेड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड नियरली 55% ऑफ इंडियाज नेशनल जीवीए इन 2024-2025। वहीं पे ये आपका 51 कंट्रीब्यूट कर रहा था 2013-14 में। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका 2024-25 में 55% यहाँ पे जो है आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है। दैट मीन्स आपका 4% यहाँ पे जो है इंक्रीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपकी रिपोर्ट जो नीति आयोग द्वारा रिलीज की गई थी, इसका नाम है इंडिया सर्विस सेक्टर इनसाइट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनेमिक्स। तो अभी हमने पहली वाली में क्या पढ़ा कि जो सर्विस सेक्टर है इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया की इकोनॉमी में। अब यहाँ पे बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट की कि सर्विस सेक्टर आपका कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में यहाँ पे बताया गया था। इट फोकसेस द रिपोर्ट फोकसेस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कफोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया सर्विस सेक्टर एंड ये एनालाइज करता है जॉब्स बाय सब सेक्टर, जेंडर, एजुकेशन लेवल, रीजन एंड ऑक्यूपेशन टाइप। ठीक है, यहाँ पे 4 पार्ट रोड मैप जो है वो यहाँ पे आपका प्रपोज किया गया है इस रिपोर्ट में फॉर द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, पहला आपका है वर्कर फॉर्मलाइजेशन, कि यहाँ पे हम इनफॉर्मल जॉब्स को रिड्यूस करें, फॉर्मलाइजेशन यहाँ पे किया जाए जॉब्स में। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, कि हमारी मतलब स्किल अच्छे डेवलप किए यहाँ पे डेवलप किए जाएं ताकि जो हमारी मतलब जो आपकी जॉब है, ठीक है, उसमें हम और अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन अ ग्रीन इकोनॉमी, ये तो समझ आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला पॉइंट है बैलेंस रीजनल ग्रोथ, कि यहाँ पे हम अर्बन रूरल इनइक्वालिटी जो अभी आपकी है उसे हम कम करें। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे की पॉइंट्स हैं इन रिपोर्ट्स के, जैसे टोटल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे 2023-24 में 188 मिलियन नोट की गई है सर्विस सेक्टर में, मतलब इतने लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय किया गया है। अबाउट 30% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स विच इज अ 30% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स एंड लास्ट 6 ईयर में यहाँ पे 40 मिलियन जॉब्स ऐड हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है उत्तर प्रदेश जो है ये हाईएस्ट सर्विस सेक्टर वर्कर आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं 22.1 मिलियन। ठीक है, एंड इट इज अ 22.7% शेयर इंडिया की मतलब जो वर्कफोर्स है उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिला है सर्विस सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ट्रेंड, सर्विसेज शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, तो ये 26.9% आपका 2011-12 में था, अब ये 2023-24 में नोट किया गया है 29.7%। देन लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है इसमें हमें जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्लो जो है ये देखने को मिली है, जैसे 22.1
1% ये 1992 में था। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो आपका 92 से लेके 2022 में ये 31.0% हमें देखने को मिला है, यहाँ पे इंक्रीज हमें देखने को मिला है लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। इंडिया शेयर इज अप्रोक्सीमेटली 31% ऑफ बिलो एवरेज बिलो ग्लोबल एवरेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50% है, और इंडिया का कितना चल रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 31% है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डिवाइड इन सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो हाई वैल्यू सर्विसेज हैं जैसे आईटी हो गया, फाइनेंस, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये आपके प्रोडक्टिव हैं एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हैं, बट इसमें सबसे ज्यादा लोग जो है मतलब एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो सबसे कम लोग यहाँ पे इन फील्ड से आपके इनको मतलब, या कह सकते हो यहाँ पे जो जॉब्स हैं, जॉब्स में जो लोग हैं वो कम हैं, जितने होना चाहिए उससे कम है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल सर्विसेज जैसे ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, जो हाईली इनफॉर्मल है उसमें सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया था। इसके अलावा अर्बन रूरल डिवाइड की बात करें तो रूरल सर्विसेज शेयर आपका कितना है, पहले ये आपका 2017-18 में 19.9% था, नाउ इट डिक्रीज टू 18.9% इन 2023-2024, ठीक है। इसके अलावा अर्बन शेयर की बात करें तो ये आपका 59.1% था 2017-18 में, अब इंक्रीज होकर 60.8% हो गया है 2023-24 में, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। इसके अलावा जेंडर गैप की बात करें तो मेल पार्टिसिपेशन जो है वो आपका बढ़ा है, पहले 32.8% पार्टिसिपेशन देखा गया था, अब ये 34.9% देखा गया है। फीमेल की बात करें तो ये कम हो गया है, पहले 25.2% था, अब ये डिक्रीज होकर 20.1% रह गया है, ठीक है। अर्बन की बात करें तो 61% मेंस है एंड 60% विमेन है इन दीज सर्विसेज, ठीक है। रूरल में 10.5% विमेन है एंड 24% मेन आपके यहाँ पे हैं, ठीक है। वेज गैप का आप सभी को पता है, विमेन्स को जो वेजेस हैं वो कम दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू मेन, और ये चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, दोनों में ये चीज डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनफॉर्मेलिटी इन सर्विसेज जॉब। तो इनफॉर्मेलिटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो हैं इन दी सर्विसेज सेक्टर दे रिमेन इनफॉर्मली एम्प्लॉयड, ठीक है। 55.7% सेल्फ एम्प्लॉयड है आपके, 29% रेगुलर वेज पे आपके काम करते हैं, 9.2% आपके हाउस होल्ड हेल्पर्स हैं एंड 6.1% कैजुअल लेबर्स आपके हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमीज। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे स्टेट लेवल्स की अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे जो सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमीज है इसमें नाम आता है चंडीगढ़ का 77.9%, एंड देन इट इज फॉलोड बाय दिल्ली 71.0%, पुडुचेरी विद 59.6%, गोवा 59.1%, जिसमें मोस्ट सर्विस ड्रिवन लोग आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एज एंड स्किल्स की बात करें तो यूथ जो 15 से 29 साल के हैं दे अंडर रिप्रेजेंटेड ड्यू टू पुअर स्किल एंड वीक स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन, वेयरएज ओल्डर वर्कर्स आपके आ जाते हैं 45 प्लस जो आपके रेगुलर जॉब्स हैं, एंड ये आपकी 10% थी, मतलब 55 से 59 की अगर बात करें तो ये आपका 10% पहले था, नाउ यहाँ पे इट टर्न टू 1% इन दी 65 प्लस ईयर्स, तो ये चीज आपकी यहाँ पे कम हो गई है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की बात करें तो यहाँ पे ये चीज इंप्रूव हुई है, कोविड से पहले 0.35% थी, अब ये 0.63% हमें देखने को मिली है, ठीक है। नाउ इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इंडियन स्टेट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन दी सर्विसेज सेक्टर इन 2023-2024। स्टेट वाइज बात करें तो यहाँ पे टॉप किया है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो है ये कंट्रीब्यूट इसने किया है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज आपके कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। नाउ नीति आयोग की बात करें जिन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था, वाइस चेयरपर्सन इसके हैं सुमन बेरी, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट रिलीज बाय द UNCTAD, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक ऑन द रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स इन 2024। तो UNCTAD की जो आपकी रिपोर्ट है 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में इंडिया की ग्लोबली रैंक है 36, कितनी रैंक है, 36 रैंक है, ठीक है। वहीं पे 2022 की अगर हम बात करें 2022 में ये इंडिया की रैंक थी 48,
अब ये कितनी हो गई है, 36 हो गई है। ठीक है, टोटल यहाँ पे आपके कौन कौन से की इंडिकेटर हैं, इट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट, स्किल्स, R&D एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंस। तो ये आपके की इंडिकेटर है और इंडिया की इनमें क्या रैंक रही है वो भी देखते हैं। ICT डिप्लॉयमेंट में 99th रैंक, स्किल्स में 113, R&D में 3rd, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में 10th एंड एक्सेस टू फाइनेंस में 70th रैंक इंडिया की रही है। अब बात करते हैं टॉप कंट्रीज कौन सी रही है। तो पहला नंबर आपका है यूएसए का। ठीक है, यूएसए पहले नंबर पर बनी हुई है, फॉलोड बाय स्वीडन, नीदरलैंड, सिंगापुर एंड स्विट्जरलैंड। ओके, नाउ जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था दैट इज कि जो भूटान, इंडिया, मोरक्को एंड तिमोर लेस्ते हैं, इन्होंने इंप्रूव किया है ह्यूमन कैपिटल में ड्यू टू दी बेटर एजुकेशन एंड मोर हाई स्किल जॉब्स। ओके, इसके अलावा ब्राजील, चाइना, इंडिया और फिलीपींस ने एक्सेल किया है, अच्छा परफॉर्म किया है टेक्नोलॉजी रेडीनेस में। ओके, नाउ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें, UNCTAD की बात की जाए, तो इसके सेक्रेटरी जनरल है आपके रेबेका ग्रिप्सन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और 1964 में इसकी शुरुआत की गई थी। Now next आपका क्वेश्चन है, which Indian organization sign a joint venture and stakeholders agreement that is JV and SHA with नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो इनमें से कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ दो यहाँ पे मतलब जॉइंट वेंचर बेसिकली साइन किया है दो प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए। पहला आपका है इनारुवा नेपाल टू न्यू पूर्णिया इंडिया 400 किलोवाट लाइन। ठीक है, तो ये आपका है 400 किलोवाट डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, इसका रूट की बात करें तो 26 किलोमीटर नेपाल में रहेगा, 109 किलोमीटर ये इंडिया में रहेगा। ठीक है, एम क्या है, स्ट्रेंथन करना है पावर एक्सचेंज इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, मतलब काम क्या है, एनहांस करना इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट आता है लमकी, जो दोधारा नेपाल में है, टू दी बरेली इंडिया। ये भी आपका 400 किलोवाट लाइन का रहेगा। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का, जिसमें 33 किलोमीटर का रूट नेपाल में रहेगा और 185 किलोमीटर का इंडिया में रहेगा। ठीक है, फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो 80% डेब्ट फाइनेंसिंग रहेगी, 20% इक्विटी फाइनेंसिंग, इक्विटी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, एंड ये आपका कंप्लीट किया जाएगा बाय दी 2030। इसका कंस्ट्रक्शन आपका 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दो जॉइंट वेंचर कंपनीज जो इसे एस्टैब्लिश कर रही हैं, अभी हमने पढ़ा, एक तो नेपाल की ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी हमारी पावर ग्रिड है। ठीक है, इनमें से एक जॉइंट वेंचर इंडिया में बनेगा, दूसरा आपका नेपाल में बनेगा। ठीक है, जो इंडियन वाला आपका जॉइंट वेंचर है, ठीक है, उसमें पावर ग्रिड का जो परसेंटेज है वो रहेगा 51% एंड 49 फॉर नेपाल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेपाली ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो आपका दूसरा वाला जॉइंट वेंचर है, इसमें 51% नेपाली कंपनी का रहेगा एंड जो 49% है वो पावर ग्रिड का रहेगा। तो एक आपका इंडिया में जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा, दूसरा आपका नेपाल में एस्टैब्लिश किया जाएगा। क्लियर है? Now next आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस लॉन्च द स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड also called कोयला शक्ति to enhance transparency, coordination and digital governance in a coal sector. Which organization developed this dashboard? तो recently हमारी जो कोल मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस है, इनके द्वारा रिलीज किया गया है कोयला शक्ति नाम का डैशबोर्ड। इस क्वेश्चन को आप जो है याद रखना, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब कोयला शक्ति का काम क्या रहेगा, ये मॉनिटर करेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कैसा चल रहा है। ठीक है, और आपका मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने की यहाँ पे बात की गई है कि जो काम है वो ट्रांसपेरेंट वे में हो, इस वजह से ये डैशबोर्ड आपका लाया गया है। डिजिटली काम होगा तो आप जो है इसको इजीली देख पाओगे, राइट, कि क्या काम कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, ये सारी चीजें डिटेल आपको डिजिटली यहाँ पे गवर्नमेंट को मिलती रहेंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन इज कि किसने इसको डेवलप किया है, तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको डेवलप किया गया है, इस डैशबोर्ड को। ठीक है, अब जो डैशबोर्ड है, क्या नाम है, कोयला शक्ति नाम है। इट इज पावर्ड बाय यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, यूलिप द्वारा इसको, इट इज पावर्ड बाय दिस यूलिप एंड डेवलपर कौन है, अभी हमने पढ़ा, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। इसका
काम क्या है, ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स कोल सेक्टर का फॉर द कोल सेक्टर एंड ट्रांसपेरेंसी, इंप्रूव करेगा ट्रांसपेरेंसी, कोऑर्डिनेशन एंड डिजिटल गवर्नेंस को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक और पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसकी डेवलपर है। इसका नाम क्या है पोर्टल का, कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट पोर्टल। ठीक है, इस पोर्टल का मेन एम है डिजिटाइज करना लैंड एक्विजिशन, कंपनसेशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्रोसेस को फॉर द कोल प्रोजेक्ट, इंश्योर करना इक्विटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंड कंपनसेशन फॉर ऑल अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स एंड सर्व करना यूनिफाइड डिजिटल डेटाबेस लैंड रिकॉर्ड्स का, रियल टाइम ट्रैकिंग करना पेमेंट्स की एंड लैंड मैनेजमेंट की, और एनहांस करना इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन एंड टू रिड्यूस प्रोसीजरल डिलेस। ओके, ये सारा इसका काम रहेगा। इसके अलावा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी जी, इन्होंने लॉन्च किया था 14th कॉमर्शियल कोल माइन ऑक्शन को। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोविजन एंड न्यू ब्लॉक्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द कोल सेक्टर। ठीक है, इसका काम क्या है, ये बूस्ट करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एंड पार्टिसिपेशन इन इंडियाज कोल सेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट की, जिन्होंने कोयला शक्ति को डेवलप किया है। इसके एमडी एंड सीईओ है रजत कुमार सैनी, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान inaugurated the new vegetable and flower seed processing and packaging unit of National Seeds Corporation at a Pusa complex, New Delhi, Delhi. What is the processing capacity of this new seed plant? तो जो नया सीड प्लांट है इसकी कैपेसिटी आपकी है 1 टन सीड पर आवर। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी अभी हमने डिस्कस कर ली एंड इसका फंक्शन क्या रहेगा, क्लीनिंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग सीड्स एफिशिएंटली। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या रहेंगे, मिनिमल वेस्टेज होगा, बेटर क्वालिटी कंट्रोल, इंप्रूव्ड सीड प्योरिटी, वायबिलिटी एंड जर्मिनेशन रेट्स। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है, इसके अलावा यहाँ पे वर्चुअली यूनियन मिनिस्टर ने 5 नेशनल सीड कॉर्पोरेशन सीड प्रोसेसिंग प्लांट्स जो हैं वो आपके इनॉग्रेट किए थे। एक बरेली में है, दूसरा धारवाड़ कर्नाटका, हसन फ्रॉम कर्नाटका एंड सूरतगढ़ राजस्थान से एंड रायचूर फ्रॉम कर्नाटका। तो ये 5 जगहों पे 5 नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन इनॉग्रेट किए गए हैं। ठीक है, देन इनकी कंबाइंड कैपेसिटी आपकी 4 टन पर आवर की है। पर्पस क्या है, इंश्योर करना फार्मर्स अक्रॉस इंडिया टू गेट हाई क्वालिटी सर्टिफाइड सीड्स टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये फीचर करेगा एडवांस टेक्नोलॉजीज यहाँ पे कि ये यहाँ पे यूज की जाए एडवांस टेक्नोलॉजीज सीड प्रोसेसिंग के लिए, ग्रेडिंग के लिए एंड पैकेजिंग के लिए। एंड ही आल्सो लॉन्च सीड मैनेजमेंट 2.0 सिस्टम एंड एन ऑनलाइन सीड बुकिंग प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स। ठीक है, अब यहाँ इससे क्या होगा, ये हमें ये बेसिकली हेल्प करेगा मॉनिटर करने में, प्लांट करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में क्वालिटी सीड्स को। ठीक है, ये इंप्रूव करेगा एफिशिएंसी इन अ सीड प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड सप्लाई चेन अंडर दिस नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन। ठीक है, ऑनलाइन सीड बुकिंग प्लेटफॉर्म क्या है, यहाँ पे इजी वे रहेगा परचेज करने का, मतलब फार्मर्स इजीली परचेज कर पाएंगे क्वालिटी, हाई क्वालिटी सीड्स को। ठीक है, डायरेक्ट बुकिंग और परचेज यहाँ पे आप कर सकते हो ऑफ अ सर्टिफाइड सीड्स। देन डिलीवरी जो है वो टाइमली आपके पास होगी, और जो पहले बिचौला यहाँ पे होता था वो भी अब हट जाएगा। ठीक है, जो पैसे खा के आपको बोलता था हाई क्वालिटी सीड दूंगा बट देता नहीं था, तो ये जो फ्रॉड वाली चीज होती थी वो भी नहीं होगी, और यहाँ पे अवेयरनेस जो है वो भी आपकी यहाँ पे इंक्रीज होगी। ठीक है, फार्मर्स की। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने अप्रूव किया है प्लान 15,095.83 करोड़ का प्लान इन्होंने अप्रूव किया है। किसके लिए, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स फ्रॉम फार्मर्स इन तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश फॉर द खारिफ 2025-2026 सीजन के लिए। ठीक है, अब जो प्लान है इसमें इन प्लान्स को अप्रूव किया गया है अंडर दी पीएम आशा स्कीम, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत, एंड आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है इसके अदर स्कीम्स के साथ। ठीक है, इनको अप्रूव किया गया है। ठीक है, एम क्या है, इंश्योर करना बेटर रिटर्न्स फॉर फार्मर्स, प्रोटेक्ट करना फार्मर्स की इनकम फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशंस। ठीक है, एंड सपोर्ट करना आत्मनिर्भर भारत विजन को। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा आपका। ठीक है, एक तो नफेद, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया,
एंड नेशनल कॉर्पोरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्या बोला है, दे विल प्रोक्योर 100% ऑफ तूर, उड़द एंड मसूर दाल प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स। ठीक है, स्टेट वाइज की बात करें, स्टेट वाइज प्रोक्योरमेंट अप्रूवल की, तो पहला आता है आपका तेलंगाना, जिसमें मूंग दाल का प्रोक्योरमेंट आपका रहेगा 25% ऑफ अ टोटल प्रोडक्शन विच इज 4430 मेट्रिक टन्स। ठीक है, अंडर दी प्राइस सपोर्ट स्कीम, एंड इसका अमाउंट रहेगा आपका ₹38.44 करोड़ का। ठीक है, उड़द दाल का 100% प्रोक्योरमेंट बताया गया है एंड सोयाबीन का 25%। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पे अरहर दाल का प्रोक्योरमेंट रहेगा 100% ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे ही महाराष्ट्र में मूंग दाल, उड़द दाल और सोयाबीन का बताया गया है, और मध्य प्रदेश के लिए सोयाबीन का, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं पीएम आशा स्कीम की, तो इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम था इंश्योर करना रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फार्मर्स के लिए एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंपोनेंट इसके हैं, प्राइस सपोर्ट स्कीम विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय नफेद एंड एफसीआई, और यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी पल्सेस, ऑयलसीड, कोपरा को डायरेक्टली एट दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, देन प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम यहाँ पे है इसकी कंपोनेंट, तो इसमें फार्मर्स जो है ओपन मार्केट में अपना सामान जो है वो सेल कर सकते हैं। इफ मार्केट प्राइसेस लेस देन एमएसपी, जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली पे किया जाएगा फार्मर्स को। ठीक है, ऐसे ही पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम जो है ये भी आपके इसमें आती है, विच इनेबल्स प्राइवेट प्लेयर्स they can participate into the procurement at the minimum support price at the selected district of crops। ठीक है, now इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। so how much amount was approved by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for procuring pulses and oilseed for the Kharif 2025-2026 season? so it is your 15,095.83 करोड़। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, it is option number C। now next question है, which Indian organization signed a MOU with Russia's PJSC United Aircraft Corporation to manufacture the Superjet 100 that is SJ100 in India। तो इंडिया की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये अग्रीमेंट साइन किया है रशिया की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, PJSC यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि SJ100 को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सके। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इनका कोलैबोरेशन, इनका पार्टनरशिप हुआ है। ठीक है, नाउ SJ100 की बात करें तो इसका पुराना नाम है सुखोई सुपर जेट 100। टाइप क्या है, ट्विन इंजन रीजनल जेट है, कैपेसिटी इसकी रहेगी अप टू 103 पैसेंजर्स की, एंड इट्स रेंज इज 3530 किलोमीटर्स, डिजाइन फॉर द शॉर्ट हॉल रूट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हु वाज स्worn इन एज अ 6th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सेशल्स। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी है जो 6th प्रेसिडेंट बनी है रिपब्लिक ऑफ सेशल्स की? सो इनका नाम है डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी। ओके, सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी जो है इनको 6th प्रेसिडेंट बनाया गया है सेशल्स का। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी है यूनाइटेड सेशल्स पार्टी। ओके, इन्होंने सक्सीड किया है वेवल राम कलावन को, जो बिलोंग करते हैं आपके लिन यॉन डेमोक्रेटिक सेसेल्वा पार्टी से। ओके, इसके अलावा इनकी जो आपकी सॉरेन सेरेमनी हुई थी वहां पे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी आपके मौजूद थे, इन्होंने भी ये सेरेमनी अटेंड की थी, सीपी राधाकृष्णन जी ने। ठीक है, इसके अलावा सेशल्स की बात करें, कैपिटल इसकी विक्टोरिया है और करेंसी इसकी सेशल्स रूपी है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी की। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द नाइटहुड अवार्ड इन अक्टूबर 2025 फॉर हिज सर्विसेज टू क्रिकेट। तो इनमें से कौन से आपके फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर रहे हैं जिनको नाइटहुड अवार्ड दिया गया था? सो इनका नाम है सर जेम्स माइकल एंडरसन। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपके इंग्लैंड के फॉर्मर फास्ट बॉलर रहे हैं। ठीक है, एंड इनको नाइटहुड अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया है, किनके द्वारा दिया गया है? तो इट वाज प्रेजेंटेड बाय द प्रिंस एनी, जो सिस्टर है किंग चार्ल्स थर्ड की। ठीक है, एंड ये इवेंट आपका विंडसर कासल में हुआ था। ठीक है, यूके में। नाउ बात करते हैं इस नाइटहुड अवार्ड की, तो ये हाईएस्ट ऑनर है ब्रिटिश मोनार्की का या कॉमनवेल्थ नेशंस का, एंड इट रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स फॉर देयर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन अ वेरियस फील्ड्स, जैसे इनको क्रिकेट की फील्ड में मिला है। ओके,
नाउ नेक्स्ट आपका न्यूज आता है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी रेट्स, किसके लिए? राबी 2025-2026 सीजन के लिए। ठीक है, अक्टूबर के मंथ में ये अप्रूवल दिया गया था एंड ये इफेक्टिव आपका हुआ है 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक ये आपका रहेगा। ठीक है, टोटल टेंटेटिव बजटरी रिक्वायरमेंट आपकी है 37,952.29 करोड़ की एंड इट इंक्रीज, ये अगर खारिफ सीजन से कंपैरिजन करें तो इट शोज इंक्रीज ऑफ 736 करोड़। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर करना स्मूथ अवेलेबिलिटी ऑफ की फर्टिलाइजर अफोर्डेबल प्राइसेस में। ठीक है, हाँ, हमारे फार्मर्स के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में आपके फर्टिलाइजर जो हैं वो यहाँ पे दिए जाएं। ठीक है, वो अफोर्डेबल प्राइसेस में प्रोवाइड किए जाएं एंड टू प्रमोट बैलेंस न्यूट्रिएंट यूसेज फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फर्टिलाइजर कवर्ड की बात करें तो 28 ग्रेड्स ऑफ फॉस्फेटिक एंड पोटाशिक फर्टिलाइजर इसमें आपका है पीएनके। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है आपका डायमोनिया फॉस्फेट एंड वेरियस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, सल्फर ग्रेड्स इसमें शामिल आपके हैं। इसके अलावा सब्सिडी रेट्स की अगर हम बात करें आपका पर केजी ऑफ न्यूट्रिएंट तो नाइट्रोजन 43.02 है, फॉस्फोरस 47.96, पोटाश आपका है 2.38 एंड सल्फर आपका है ₹2.87। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जो सब्सिडी है ये प्रोवाइड की जाएगी डायरेक्टली टू दी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर एंड इंपोर्टर्स एंड ये इंश्योर करेगा स्टेबल मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस फॉर आवर फार्मर्स। ओके, नाउ रेट्स जो हैं दे आर कैलकुलेटेड पर केजी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन पीएनके फर्टिलाइजर एंड रिवाइज किए जाएंगे पीरियोडिकली बेस्ड ऑन द ग्लोबल प्राइसेस, इन्वेंट्री एंड एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, नाउ अब बात करें एनबीएस स्कीम की तो इसको लॉन्च कब किया गया था? 2010 में लाई गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। सेंट्रल सेक्टर इनिशिएटिव है, इंश्योर करता है अफोर्डेबल फर्टिलाइजर एंड इंकरेज करता है बैलेंस न्यूट्रिएंट यूसेज को। अभी हमने कवर किया ये। ठीक है, अब क्रॉपिंग सीजन की बात करें इंडिया में तो कितने टाइप की आपकी होती हैं? राबी, खारिफ एंड जायद। ठीक है, राबी आपके अक्टूबर से मार्च तक, वीट एंड मस्टर्ड इसमें आ जाता है। खारिफ की बात करें तो राइस एंड मेज इसमें होता है जून से अक्टूबर। देन मार्च से जून में आपकी आ जाती है जायद, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है जैसे आपकी वाटरमेलन हो गया, क्यूकम्बर हो गया। ठीक है, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। अंडर द अप्रूव्ड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर राबी 2025-2026 व्हाट इज द सब्सिडी पर केजी ऑफ फॉस्फोरस? फॉस्फोरस के लिए पर केजी की सब्सिडी यहाँ पे बताई गई है आपके 47.96 की। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next आपको क्वेश्चन है, recently in October the Union Cabinet approved the terms of reference for the 8th Central Pay Commission who has been appointed as its chairperson। तो देखो जो सेंट्रल पे कमीशन है ये 10 साल में एक बार बनाया जाता है ताकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनका जो पे स्ट्रक्चर है, उनका जो स्केल है, ठीक है, वो रिवाइज किया जा सके। क्लियर है? अब यहाँ पे बात की गई है 8 सेंट्रल पे कमीशन की। इसके चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? रंजना प्रकाश देसाई, जो सुप्रीम कोर्ट में एज अ जस्टिस काम कर चुके हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका यह है, इट इज ऑप्शन नंबर सी। अदर मेंबर्स इस कमेटी के कौन से हैं, इस कमीशन के कौन से हैं? प्रोफेसर पुलक घोष जो IIM बैंगलोर से बिलोंग करते हैं एंड मेंबर सेक्रेटरी आपके हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, जिनका नाम है पंकज जैन। ठीक है, नाउ अब 8th CPC की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये रिव्यू करेगा सैलरीज एंड बेनिफिट्स ऑफ नियरली 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जिसमें डिफेंस के एम्प्लॉयज भी आपके शामिल हैं, डिफेंस पर्सनल, एंड 69 लाख पेंशनर्स यहाँ पे शामिल हैं। ठीक है, अब ये इफेक्ट में कब से आएगा? जो भी रिकमेंडेशन यहाँ पे आपकी हैं ये इफेक्ट में आएंगी 1 जनवरी 2026 से। एंड ये जो कमीशन है ये अपनी जो इनका रिकमेंडेशन जो होगा वो आपका विद इन 18 मंथ्स ये आपका सबमिट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें पहला सेंट्रल पे कमीशन कौन सा, कब आपका लाया गया था और किसकी चेयरमैनशिप में आपका आया था, तो ये देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया था पहला आपका पेमेंट कमीशन जनवरी 1946 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्रीनिवासा वरदाचार्य एंड ये जो कमीशन था इसने अपनी जो रिकमेंडेशन थी वो सबमिट की थी मई 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which chess player from Punjab recently became the state's second international master after securing the 4th position at the 3rd एनीमेस इंटरनेशनल मास्टर टूर्नामेंट इन फ्रांस? तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जो रिसेंटली पंजाब के सेकेंड इंटरनेशनल मास्टर बने हैं? इनका नाम है नमित
नमित वीर सिंह वालिया है, ठीक है। इनका नाम है नमित वीर सिंह वालिया। वहीं पे अगर क्वेश्चन बने कि पहले कौन से थे, तो दुष्यंत शर्मा थे, ठीक है। इनका नाम है दुष्यंत शर्मा। नाउ ये टाइटल जो है इट इज अवॉर्डेड बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे जो दुष्यंत शर्मा है ये पंजाब के पहले इंटरनेशनल मास्टर बने थे चेस के, इन विच ईयर 2022, 1 फरवरी 2022 में ये आपके जो हैं पहले इंटरनेशनल मास्टर बने थे पंजाब के, ठीक है। Now next question है, National Council of Educational Research and Training, that is NCERT, recently celebrated its 65th Foundation Day at which of the following location? तो NCERT जो है इसका 65th फाउंडेशन डे आपका जो है मनाया गया था 1 सितंबर को, और इनके हेडक्वार्टर में ये जो है आपका सेलिब्रेशन इसका हुआ था, फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन जो था, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब NCERT जो है ये काम करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, ठीक है। अब NCERT की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में, और इसके करंट डायरेक्टर आपके हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है। अब यहाँ पे जो 65th फाउंडेशन डे था NCERT का, इसमें आपके चीफ गेस्ट कौन थे? यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए हैं, जैसे पहला इनिशिएटिव है बाल वाटिका DTH टीवी चैनल इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, अंडर PM ई-विद्या प्रोग्राम, और चैनल नंबर 35 पे ये आपका प्रसारित किया जाएगा, ठीक है, आएगा। इसकी टारगेट ऑडियंस आपकी क्या कौन सी है? चिल्ड्रंस जिनकी एज 3 to 6 ईयर्स है, टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है दीक्षा 2.0 प्लेटफॉर्म, अपग्रेडेड वर्जन जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें स्ट्रक्चर्ड लेसन्स, एडेप्टिव असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस फीडबैक आपका यहाँ पे अपडेटेड फीचर लाए गए हैं, ठीक है। साथ में ही AI टूल्स जैसे रीड अलाउड, क्लोज कैप्शन, ट्रांसलेशन इन 12 इंडियन लैंग्वेजेस, ये आपका जो है AI टूल्स आपका यहाँ पे एड ऑन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्च ऑफ मल्टी लैंग्वेज प्रीमर्स। बेसिकली इसका मेन एम है प्रमोट करना फाउंडेशनल लर्निंग, ठीक है, मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस में, जैसे हिंदी, संस्कृत, आपके हो हिंदी, कोया, इनमें आपकी जो है फाउंडेशन लर्निंग कराई जाएगी, ठीक है, ये अवेलेबल होगी इन लैंग्वेजेस में। देन PM ई-विद्या मोबाइल ऐप यहाँ पे लॉन्च की गई थी। देन वर्चुअल रियलिटी लैब्स जो हैं वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं 4 डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल्स में, और ये स्कूल्स आपके हैं अजमेर राजस्थान में, भोपाल मध्य प्रदेश में, भुवनेश्वर उड़ीसा एंड मैसूर कर्नाटका में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका प्रशस्त 2.0 प्री असेसमेंट हॉलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल जो है, इसका फुल फॉर्म ये है, ठीक है। ये बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग करना चिल्ड्रंस विद अ डिसेबिलिटी, मतलब जिनको परेशानी है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, दिव्यांगजन है जो, उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन और कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग करने की यहाँ पे ये बेसिकली उसमें मदद करेगा, ठीक है। देन इसको इंटीग्रेट किया गया है UDISC यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के साथ, देन एकेडमिक अचीवमेंट रिपोर्ट के साथ, और स्वावलंबन कार्ड के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है किताब एक पढ़े अनेक, एक इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है, एक इनिशिएटिव डेवलप किया गया है ताकि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो सब बच्चे पढ़ पाएं, मतलब ऐसे बच्चे जो दिव्यांगजन हैं वो भी पढ़ पाएं, ठीक है, जिनको दिखता नहीं है, जो बच्चे नॉर्मल हैं वो भी पढ़ पाएं, ठीक है। तो किताब एक पढ़े अनेक ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। देन नेक्स्ट आता है आपका उत्कल जननिनकारा संयोजक संताना, ठीक है, ये इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया है जो शोकेस करता है 100 एमिनेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा के जो आपके पर्सनालिटीज हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपके हीरोज जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे शोकेस किया गया है 100 एमिनेंट पर्सनालिटीज को, ठीक है, उड़ीसा से, और इसका थीम आपका है कंट्रीब्यूशन टू उड़ीसाज डेवलपमेंट एंड इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हैंडबुक ऑन वोकेशनल एजुकेशन जो है वो यहाँ पे रिलीज की गई थी, एंड इट इज रिलीज बाय दी पंडित सुंदर लाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन द्वारा, विच कम्स अंडर द NCERT, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर सेबीज रिवाइज्ड फ्रेमवर्क टू मॉनिटर इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशन इन इंडेक्स ऑप्शन, व्हाट इज द न्यू इंट्राडे नेट पोजीशन लिमिट पर एंटिटी कैलकुलेटेड ऑन अ फ्यूचर इक्विवेलेंट बेसिस। तो रिसेंटली सेबी द्वारा एक फ्रेमवर्क लाया गया है किस चीज के लिए? मॉनिटर करने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग को,
ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स एक ही दिन में आपका ट्रेडिंग जो हो रही है, चाहे आप जैसे एक ही दिन में आपने सुबह शेयर्स बाय किए किसी कंपनी के और शाम को आपने उसे बेच दिया, मतलब एक ही दिन में बाय और सेलिंग हो गई, इसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कह रहे हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में ये आपका है, समझ आया ये। अब इसमें दो टाइप की आपकी ट्रेडिंग होती है, एक होता है लॉन्ग पोजीशन, दूसरा होता है शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है, आपने किसी कंपनी के शेयर बाय किए, ठीक है, एंड जैसे ही प्राइस इसका आपका बढ़ा, इंक्रीज हुआ, आपने इसको सेल कर दिया, आपने इसे बेच दिया। जैसे आपने 100 रुपए का शेयर जो है खरीदा और 120 में आपने बेच दिया, आपको 20 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, है ना। दूसरा आपका होता है शॉर्ट पोजीशन। आपने कितनी बार सुना होगा कि जब प्राइस गिरते हैं तभी भी बहुत लोगों को फायदा होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका शॉर्ट पोजीशन में। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। शॉर्ट पोजीशन क्या है, आपने किसी पर्सन से या किसी इंस्टीट्यूशन से आपने बोरो किए हैं स्टेक, ठीक है, शेयर्स जो हैं वो आपने बोरो किए। अब जैसे ही आपका जो प्राइस है वो कम हुआ, जैसे आपने 100 रुपए में जो है शेयर्स आपके जो है बोरो किए आपने, ठीक है, अब इसका प्राइस जैसे 70 रुपए हो गया तो आपने इसे बेच दिया। फिर आपने जैसे ही प्राइस कम हुआ आपने जो है बायबैक कर लिया, तो आपको 30 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो ये होता है शॉर्ट पोजीशन या शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, ये दोनों चीज समझ आए। अब इंट्रा ट्रेडिंग में ये दोनों चीज आपकी होती हैं। अब यहाँ पे सेबी ने जो नया फ्रेमवर्क लाया है, इसमें बोला है कि एक आपकी कंपनी में एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप जो है मैक्सिमम कितना जो है अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये आपका रखा गया है 5000 करोड़ का। अगर पूछी जाए प्रीवियस लिमिट क्या थी, तो प्रीवियस लिमिट आपकी थी 1500 करोड़ की, अभी इसको बढ़ा के 5000 करोड़ कर दिया गया है। ये क्लियर हुआ, दोनों लिमिट याद रखनी है। साथ में ही ग्रॉस इंट्राडे पोजीशन लिमिट, मतलब टोटल आप जो है कितनी यहाँ पे पर एंटिटी कितना अमाउंट जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो 10,000 करोड़ पर एंटिटी का ये आप अमाउंट यहाँ पे ग्रॉस इंट्राडे पोजीशन लिमिट जो है वो 10,000 करोड़ की आपकी पर एंटिटी रखी गई है। इसके अलावा अब यहाँ पे मॉनिटरिंग करने की बात की गई है, तो जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है उनको यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है सेबी द्वारा कि उनको मिनिमम 4 रैंडम चेक यहाँ पे करने होंगे। ठीक है, अब ये जो 4 चेक होंगे इनमें से मिनिमम बोला है, ठीक है, मिनिमम 4 होने चाहिए, और इन चारों में से भी एक चेक आपका होना चाहिए 2:45 PM से 3:30 PM के बीच में। अब यही टाइम क्यों यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा आपकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस टाइम पे इस ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा आपका जो है ट्रांजैक्शन होती है, मतलब ट्रेडिंग यहाँ पे होती है, इस वजह से ये टाइम सेलेक्ट किया गया है सेबी द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी चीज हमने पढ़ी कि ये जो लिमिट आपकी बढ़ाई गई है ये कब से इफेक्ट में आएगी, और या आपके जो ये 4 रैंडम चेक्स हैं ये कब से स्टार्ट किए जाएंगे, तो 1 अक्टूबर 2025 से ये आपका इफेक्ट में आएगा। और जो इन फ्रेमवर्क्स इन बेसिकली इन कंडीशंस को या इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसको पेनल्टीज लगाई जाएंगी, और ये पेनल्टी का सिलसिला आपका 6 दिसंबर 2025 से शुरू किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 47th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट, जो कुआलालंपुर कन्वेंशन सेंटर में आपकी हुई थी, विच इज लोकेटेड इन द कुआलालंपुर मलेशिया। ओके, सो कौन सा पॉइंट आपका इसमें से करेक्ट है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस समिट की थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, एम्फसाइजिंग ब्रॉडर पार्टिसिपेशन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आता है, इस इवेंट के दौरान, इस समिट के दौरान तिमोर लेस्टे जो है इसने फॉर्मली ज्वाइन किया है एज अ 11th मेंबर ऑफ एशियन ड्यूरिंग द 47th एशियन समिट। नेक्स्ट है जो समिट थी, इट सॉ द एडॉप्शन ऑफ अ कुआलालंपुर डिक्लेरेशन ऑन पीस एंड स्टेबिलिटी, एम्फसाइजिंग एशियन सेंट्रलिटी एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इस समिट के दौरान फीफा ने 5 ईयर का एमओयू साइन किया है एशियन के साथ एंड अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ फीफा एशियन कप, a regional football tournament for all ASEAN member association, and the last says all are correct। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई जो है इट इज करेक्ट बिकॉज ये सारे ए बी सी डी ऑप्शन जो हैं दे ऑल आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस समिट। ओके, नाउ अब यहाँ पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं एशियन की। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में लोकेटेड है। करंट सेक्रेटरी जनरल के हैं काओ किम हॉग एंड इसे 1967 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो 47th एसोसिएशन ऑफ साउथ
ईस्ट एशियन नेशन समिट हुई थी, 26 से 28 अक्टूबर तक की थी। ठीक है, इसको चेयर किया था मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने। ठीक है, तो बेसिकली इसकी जो चेयरमैनशिप थी वो मलेशिया के पास थी। अभी इसे फिलीपींस को हैंड ओवर किया गया है। ठीक है, अब एशियन मेंबर्स जो इसमें पार्टिसिपेट किए गए, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ब्रूनी होगा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, ये सारे थे इसमें। ठीक है, न्यू मेंबर कौन सा ऐड हुआ है? तिमोर लेस्ते ऐड हुआ है, अभी हमने पढ़ा। देन डायलॉग पार्टनर्स कौन से थे? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, यूएसए, दे ऑल आर डायलॉग पार्टनर्स। ठीक है, अब इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किसने किया था? डॉक्टर एस जयशंकर जी द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था इंडिया को, और पीएम मोदी जी ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, बट वर्चुअली किया था। ठीक है, इसके अलावा कुछ की अनाउंसमेंट यहाँ पे इंडिया द्वारा किए गए हैं, जैसे इंडिया होस्ट करेगा आपके EAS मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल लोथाल, गुजरात में। ठीक है, ऐसे ही इट हैज प्रपोज्ड दी 7th EAS कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। देन 2026 को यहाँ पे अनाउंस किया गया है एज अ एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉर्पोरेशन एंड कॉल फॉर अर्ली रिव्यू ऑफ एशियन इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो ये सारे अनाउंसमेंट इंडिया द्वारा यहाँ पे किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी समिट्स और मीटिंग्स आपकी हुई थी, जैसे ASEAN+1 समिट हुई थी, एशियन विद इट्स डायलॉग पार्टनर्स। ठीक है, ASEAN+3 समिट यहाँ पे हुई थी, ईस्ट एशिया समिट आपकी हुई थी। ठीक है, इसकी 20th एनिवर्सरी थी यहाँ पे। फिर एशियन UN समिट हुआ था, एशियन न्यूजीलैंड कॉमरेटिव समिट आपका हुआ था फॉर मेकिंग 50 years ऑफ डायलॉग रिलेशन। देन 5th रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट आपका था। 3rd एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी लीडर्स मीटिंग आपका यहाँ पे हुआ था, एंड एशियन इंडिया समिट 2025 यहाँ पे हुआ था इस समिट के दौरान। ठीक है, इसके अलावा जो 22nd एशियन इंडिया समिट था, इसमें पीएम मोदी जी ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था, और इसका की फोकस था ऑन रिव्यूइंग एशियन इंडिया रिलेशन एंड स्ट्रेंथनिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, सोशियो कल्चर सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो इसमें इंडिया और एशियन जो है इन्होंने रीअफर्म किया है कमिटमेंट अंडर द एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी पिलर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जॉइंट लीडर स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है फॉर प्रमोटिंग इको फ्रेंडली टूरिज्म, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड टू प्रिजर्व कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज, एशियन इंडिया ईयर ऑफ द मैरीटाइम कॉर्पोरेशन 2026 को यहाँ पे अनाउंस किया गया है, जो फोकस करेगा ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, ब्लू इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे। ठीक है, इसके अलावा 400 प्रोफेशनल्स जो आपके हैं इन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एशियन पावर ग्रिड, यहाँ पे इनको ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपके एक्सटेंड किए गए हैं टू दी तिमोर लेस्ते, इसने रिसेंटली ज्वाइन किया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा कॉपरेशन इन एजुकेशन फील्ड, एनर्जी फील्ड, साइंस एंड टेक, देन आपका फिनटेक, कल्चर, सेमीकंडक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स पे। ठीक है, कुछ MOUs भी यहाँ पे साइन हुए हैं। एक तो अभी हमने पढ़ा कि फीफा ने 5 साल का MOU साइन किया है एशियन कंट्रीज के साथ फॉर स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉर लॉन्चिंग फीफा एशियन कप। ठीक है, देन चाइना एंड एशियन जो है इन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है फॉर अपग्रेडिंग एशियन चाइना फ्री ट्रेड एरिया अग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे अभी हमने एक और चीज पढ़ी कि कुआलालंपुर डिक्लेरेशन जो है वो हमने अडॉप्ट किया था। ठीक है, एशियन कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है ऑन पीस एंड स्टेबिलिटी। इसके तहत यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे इट विल अपहोल्ड द इंटरनेशनल लॉ एंड UN चार्टर, ये सपोर्ट करेगा एशियन सेंट्रलिटी को, प्रमोट करेगा पीसफुल डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर को, एंड इट विल एनहांस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सेस को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है डिक्लेरेशन ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियन AI सेफ्टी नेटवर्क, जो प्रमोट करेगा रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट एंड यूज, कि हम AI का जो यूज है वो सही तरीके से करें, रिस्पॉन्सिबल वे में करें। ठीक है, नेक्स्ट है एशियन मिनरल डेवलपमेंट विजन, तो सस्टेनेबल और इंक्लूसिव मिनरल सोर्स डेवलपमेंट जो है वो किया जाए, तो यही था इसमें। ठीक है, चेयरमैनशिप की बात करें तो अभी मलेशिया के पास थी 2025 की, 2026 की ये फिलीपींस को दे दी गई है, हैंड ओवर कर दी गई है। ठीक है, सो जो 48 एशियन समिट आपका होगा, इसे होस्ट कौन करेगा? फिलीपींस इसे होस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द 48th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
CMD मुकेश अंबानी अनाउंस द लॉन्च ऑफ न्यू AI फोकस एंटिटी नेम्ड डैश। तो रिलायंस की नई सब्सिडरी जो है वो यहाँ पे लॉन्च की गई है, ठीक है, जो बेसिकली AI फोकस्ड आपकी एंटिटी है, जिसका नाम रखा गया है रिलायंस इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इसको लॉन्च यहाँ पे किया गया था। फाइन। नाउ इस मीटिंग से रिलेटेड और क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है रिलायंस इंडस्ट्री और गूगल के बीच में, यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है स्टैब्लिश करने के लिए गूगल क्लाउड रीजन इन जामनगर गुजरात, ठीक है। देन एक पार्टनरशिप हुई है रिलायंस और मेटा के बीच में डिप्लॉय करने के लिए ओपन सोर्स AI मॉडल्स को, ठीक है। और यहाँ पे इनका जॉइंट वेंचर रहेगा 70-30 का। ओके, नाउ नेक्स्ट है AI प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जैसे जियो PC लॉन्च किया गया है, रिया ये आपका AI असिस्टेंट है जियो हॉटस्टार ऐप के लिए, ठीक है। देन जियो फ्रेम्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा जियो लेंस यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है, पर्सनलाइज मीडिया फीचर आपका है जियो स्टार में, ठीक है। फिर जियो AI क्लाउड 2.0 यहाँ पे लॉन्च किया गया है। देन इसके अलावा एक यहाँ पे विजन 2035 नाम से जो है लॉन्च किया गया है, नीता अंबानी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मेन एम है कि हमें 400 मिलियन इंडियंस को रीच करना है बाय 2035। इसके अलावा 2035 तक प्रोवाइड करना है क्वालिटी एजुकेशन टू 300 मिलियन चिल्ड्रंस, ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ 100 मिलियन विमेंस एंड टू एम्पावर 50 मिलियन रूरल हाउस होल्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने की प्रोजेक्ट्स जो है अनाउंस किए हैं, जैसे 2000 बेड AI इनेबल मेडिकल सिटी, ठीक है। देन 130 एकड़ ग्रीन स्पेस एनहांस करने के लिए अर्बन लाइफ इन मुंबई, ये प्रोजेक्ट्स जो है इन्होंने लॉन्च किए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडी है कोल इंडिया लिमिटेड की, इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्कल रिलीज अ स्पेशल इंडिया पोस्ट कवर टू कॉमरेड विच माइलस्टोन। तो रिसेंटली साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है इनका 40 ईयर्स कंप्लीट हुआ है, ठीक है। SECL का 40 ईयर्स कंप्लीट हुआ है, रूबी जुबली ये थी, और इस ओकेजन पे इन्होंने रिलीज किया था स्पेशल इंडिया पोस्ट का कवर, ठीक है। नाउ अब कोल इंडिया लिमिटेड की यहाँ पे बात करें, सब्सिडी की बात हो रही थी राइट यहाँ पे। सो कोल इंडिया लिमिटेड का एक इससे रिलेटेड पॉइंट है कि इनकी जो गोल्डन जुबली ईयर था आपका 1 नवंबर 2024 को ये आपका हुआ था, ठीक है। एंड इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अटेन किया है या इन्होंने अचीव किया है हाईएस्ट एवर कोल प्रोडक्शन, dispatch and overburden removal contributing to historic milestone of 1 billion tons of coal production, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने अचीव किए हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ लार्ज स्केल ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज विच इज कंडक्टेड इन इंडिया अलोंग विद द वेस्टर्न बॉर्डर इन 2025। सो इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जिसको रिसेंटली ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज ये आपकी थी, जिसको रिसेंटली आपका परफॉर्म किया गया था इन मंथ ऑफ अक्टूबर, और इसका नाम क्या है, इट इज एक्सरसाइज त्रिशूल, ठीक है। ट्राई सर्विसेज है और त्रिशूल इसका नाम है। ओके, नाउ जो सदर्न कमांड थी इसने लीड किया था इस एक्सरसाइज को अंडर द लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एंड इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय किए थे ओवर 20,000 ट्रूप्स अलॉन्ग विद द टैंक्स, होवित्जर एंड आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स फॉर स्पेसिफिक ड्रिल्स, जैसे त्रिनेत्रा हब का हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर एयरफोर्स की बात करें, इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया था महागुर्जा ऑपरेशन यूजिंग राफेल Su-30 MKI एंड आपके AEW एंड C एयरक्राफ्ट्स को, ठीक है। तो ये सारे इन्होंने यहाँ पे डिप्लॉय किए थे। इसके अलावा इंडियन नेवी की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने सैंक्शन किया था फ्राइगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द गुजरात कोस्ट टू कैरी आउट कॉम्बैट मैन्यूवर्स। ओके, now next up question है which organization has been upgraded from schedule B to schedule A central public sector enterprises by the government of India effective from 28 October 2025। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिसेंटली अपग्रेड किया गया है एज अ स्केड्यूल्ड ए, पहले स्केड्यूल बी था, नाउ इट इज अपग्रेडेड टू स्केड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो इसका नाम आपका है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो आपकी NTPC की सब्सिडी है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे एज ऑफ 31 मार्च 2024 टोटल स्केड्यूल CPSCs कितने हैं इंडिया में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024, इट इज 191, जिसमें से 73 आपके स्केड्यूल ए हैं, 67 स्केड्यूल बी, 45 स्केड्यूल सी एंड 6 आपके स्केड्यूल डी में है, ठीक है। नाउ स्टैटिक इंफॉर्मेशन कवर करते हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी इंडिया एनर्जी लिमिटेड की
इसके CMD हैं गुरदीप सिंह, हेडक्वार्टर ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है एंड इसे 2022 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द 29th एडिशन ऑफ BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जो आपका पेरिस फ्रांस में हुआ था। और इसमें मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? चाइना के शी यूकी ने ये टाइटल जीता है। वहीं पे अगर हम विमेंस टाइटल की बात करें तो सिंगल टाइटल एकाने यामागुची ने जीता है फ्रॉम जापान। मेंस डबल में किम वू हू सियू सांगजा फ्रॉम साउथ कोरिया। देन विमेंस डबल में लिू शियांग सू तान त्यांग चाइना से। मिक्स डबल में चैन तांग ली एंड टू ई व्यू फ्रॉम मलेशिया, इन्होंने मिक्स डबल जीता है। ठीक है, अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया से सात्विक सिराज जो है एंड चिराग शेट्टी जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस डबल टाइटल में। ठीक है, नाउ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें, इसके प्रेसिडेंट कौन है? क्यून यांग पतामा लीस वत्रकुल फ्रॉम थाईलैंड। इसका हेडक्वार्टर आपका है कुआलालंपुर मलेशिया में और इसे 1934 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पीएम मोदीज विजिट टू जापान। पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था आपका जापान में, उससे रिलेटेड आपके कुछ ऑप्शन है। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जापानीज काउंटर पार्ट शिगेरू इशिबा, इन्होंने अटेंड किया था इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम जो टोक्यो जापान में हुआ था एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड केदेनरेन जापान बिजनेस फेडरेशन, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया था फोरम। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है इंडिया और जापान ने इन दोनों ने रिफॉर्म किया है एंड एक्सपैंड किया है देयर स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप एंड इसी पार्टनरशिप के लिए इन्होंने 13 MOUs यहाँ पे साइन किए हैं, MOUs एंड अग्रीमेंट साइन किए हैं। ठीक है, उसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन बोल रहा है कि जापान प्लेज टू इन्वेस्ट 10 ट्रिलियन जापानीज येन टू इंडिया ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडिया जो है 10 ट्रिलियन जापानीज येन इंडिया पे जो है इन्वेस्ट करने वाला है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपके करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फाइन, नेक्स्ट आपका बात करते हैं इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम की, जहां पे पीएम मोदी जी ने जो है 5 की एरिया हाईलाइट किए थे जहां पे हम बूस्ट कर सकते हैं इंडिया जापान बिजनेस कोलैबोरेशन। ठीक है, कौन कौन से की एरिया है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है आपका, देन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट एंड पीपल टू पीपल टाइज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी जी ने एंड जापानीज पीएम ने अटेंड किया था 15th इंडिया जापान एनुअल समिट, जो आपका जो पीएम का रेजिडेंस होता है, जापान के पीएम का रेजिडेंस है कैंते, वहां पे हुआ था। यहाँ पे 13 MOUs एंड अग्रीमेंट जो है साइन हुए थे, जिसमें एक आपका है इंडिया जापान जॉइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डिकेड। तो दोनों कंट्री ने यहाँ पे जो है रोड मैप अनवील किया था आने वाले 10 सालों के लिए। ठीक है, जो फोकस करता है इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, हेल्थ, पीपल टू पीपल टाइज एंड स्टेट प्रीफेक्चर कॉर्पोरेशन में। ठीक है, इन सभी का यहाँ पे 10 सालों का रोड मैप अनवील किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली दोनों कंट्रीज ने एक यहाँ पे फ्रेमवर्क जो है वो जारी किया है ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन को। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है। दूसरा है एक्शन प्लान फॉर इंडिया। तो दोनों कंट्री ने डिसाइड किया है कि आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंडिया से जापान में कुछ लोग जाएंगे। ठीक है, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जो पर्सन है उनको इंडिया से जापान भेजा जाएगा और जापान से इंडिया भेजा जाएगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली टू प्रमोट टू वे एक्सचेंज ऑफ पीपल बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है, नेक्स्ट है जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, जहाँ पे आपका दोनों कंट्री ने MOU साइन किया है प्रमोट करने के लिए डीकार्बोनाइजिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, देन नेक्स्ट है इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप 2.0, यहाँ पे आपका है, इसका मेन एम क्या है? हम एनहांस करें कोलैबोरेशन इन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टैलेंट डेवलपमेंट एंड जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड सेमीकंडक्टर्स पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका MOU साइन हुआ है यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में प्रमोट करने के लिए सप्लाई चेन रेसिलेंस फॉर अ क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है,
नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेटिक एकेडमिक्स। तो यहाँ पे एक MOU साइन हुआ है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस एंड जापान्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बूस्ट करने के लिए डिप्लोमेट्स एकेडमिक एंड एक्सपर्ट्स को। ठीक है। नेक्स्ट है एक एनवायरमेंट से रिलेटेड MOU यहाँ पे साइन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, इसके लिए भी एक MOU यहाँ पे साइन किया गया है जिसका मेन एम है प्रमोट करना कॉपरेशन इन इफेक्टिव रीयूज ऑफ वाटर वेस्ट वाटर एंड डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ठीक है। फिर आपका एक MOU साइन हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है इसरो एंड जेक्सा का। ठीक है। इंडिया की जो स्पेस कंपनी है इसरो और जेक्सा जो जापान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन आपकी है। ठीक है। इनके बीच में साइन हुआ है अग्रीमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन दैट इज लूपेक्स मिशन। ठीक है। टू द साउथ पोल ऑफ अ मून, जिसे हम चंद्रयान 5 के नाम से भी जान रहे हैं। ठीक है। अब ये दोनों का अग्रीमेंट साइन हुआ है जेक्सा की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट मत्सुरा मायूमी एंड इंडिया की तरफ से इंडिया के जो एम्बेसडर हैं टू दी जापान CB जॉर्ज, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो आपकी है जापान की। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनका अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यहाँ पे साइन हुआ है बूस्ट करने के लिए कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। देन इंडिया एंड जापान ने लॉन्च किया है इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ठीक है, जिसका मेन एम है स्ट्रेंथन करना सप्लाई चेन रेसिलेंस इन अ की स्ट्रेटेजिक सेक्टर, जिसमें फोकस एरिया आपके हैं सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, फार्मास्यूटिकल एक्सेट्रा। ठीक है। देन इंडिया जापान AI इनिशिएटिव जो है वो भी यहाँ पे आपका लाया गया था, लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम है प्रमोट करना कोलैबोरेशन इन दी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLM मॉडल्स एंड इसके फोकस एरिया आपके रहेंगे ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्टार्टअप सपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप, जो बेसिकली स्ट्रेंथन करेगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप को इन अ मोबिलिटी रिलेटेड सेक्टर्स जैसे रेलवे, एविएशन, रोड्स एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया जापान SME फोरम। तो यहाँ पे आपका एक फोरम लॉन्च किया गया है ताकि जो कॉपरेशन है वो बूस्ट किया जा सके इंडिया की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड जापान की SMEs के बीच में। ठीक है। दूसरा है सस्टेनेबल फ्यूल इनिशिएटिव जो सपोर्ट करेगा एनर्जी सिक्योरिटी, फार्मर लाइवलीहुड्स, R&D इन बायोगैस एंड फ्यूल्स को। ठीक है। देन दोनों कंट्री ने यहाँ पे क्या बोला है कि ये सेटअप करेंगे आपके फोरम्स। ठीक है। बिजनेस फोरम ये सेटअप करेंगे इंडिया एंड कंसाई एंड क्यूशी रीजन्स में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है PM मोदी जी को गिफ्ट किया गया है ट्रेडिशनल डोरुमा डॉल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है डोरुमा डॉल जो PM मोदी जी को गिफ्ट की गई है जापान द्वारा। ठीक है। इसी के साथ नोट करना है PM मोदी जी ने जापान के PM को इनवाइट किया है AI इम्पैक्ट समिट के लिए। ठीक है। जो आपकी 2026 में होगी, 19 से 20 फरवरी 2026 में आपकी होगी और इंडिया इसे होस्ट करने वाला है। ठीक है। इसके अलावा PM मोदी जी ने विंटेज प्रीशियस स्टोन बॉल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉल, ये गिफ्ट किया है विद अ सिल्वर चॉपस्टिक टू द जापानीज काउंटर पार्ट इशिबा जो PM है यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कश्मीरी पश्मीना शॉल जो है वो भी गिफ्ट की है। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज एक्सटेंडेड द कट ऑफ डेट फॉर एंट्री इनटू इंडिया फॉर अप्लाइंग अंडर द CAA दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 टू विच न्यू डेट। तो रिसेंटली कट ऑफ डेट जो आपकी है फॉर एंट्री इनटू इंडिया ये एक्सटेंड की गई है। अर्लियर इट वाज 31 दिसंबर 2014, नाउ ये एक्सटेंड की गई है 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। दैट मीन्स कि जो आपके प्री सेक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं जैसे हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, फारसीज जो हैं, क्रिश्चियंस जो हैं, ठीक है, वो आपके अगर इंडिया में आते हैं फ्रॉम कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, तो वो आपके अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप अंडर CAA। ठीक है। CAA एक्ट जो हमारा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत वो अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 released by the Energy Policy Institute at University of Chicago, air pollution has reduced India's average life expectancy by how many years? तो रिसेंटली आपका एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है। किसने जारी किया है? एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने। ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, जहां पे इंडिया के लोग
लेट्स टेक द एग्जांपल कि 100 साल जीते थे, अब इनकी जो लाइफ है या ये अब कितने साल जिएंगे, ये आपका 96.5 ईयर्स ही जिएंगे, मतलब 3.5 साल की इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो गई है। ठीक है, किस वजह से हुई है? एयर पोल्यूशन की वजह से। क्लियर है? अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि एयर पोल्यूशन जो है वो मोस्ट सीवियर हेल्थ थ्रेट है इंडिया में। ठीक है, और इसकी वजह से हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 3.5 साल कम हो गई है। ठीक है, नाउ और क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में कि इंडिया का जो एवरेज आपका PM 2.5 लेवल है वो आपका 2023 में कितना था? 41 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था। ठीक है, जो WHO के जो प्रमाणित लिमिट है, ठीक है, उससे 8 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि 46% इंडियंस जो हैं ये ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पे आपका PM लेवल जो है, आपका PM 2.5 लिमिट जो है वो एक्सीड कर गया है, मतलब वो ज्यादा हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन है आपका, एंड यहाँ पे लगभग 544.5 मिलियन पीपल्स रह रहे हैं, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड माना जा रहा है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपके मेजर सिटीज में, मेजर लोकेशंस पे, जैसे दिल्ली NCR, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी सबसे कम है, 8.2 ईयर यहाँ पे कम हुई है, जो एज कम्पेयर टू बाकी हमारे स्टेट हैं, ठीक है, उनसे आपकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिहार में 5.6 ईयर है, हरियाणा में 5.3 ईयर, एंड उत्तर प्रदेश में 5 आपकी है। ठीक है, 5 ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा मतलब एयर पॉल्यूशन जो है वो आपका दिल्ली NCR में है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो 8.2 ईयर से, मतलब आप 8.2 ईयर कम जियोगे। ठीक है, तो काफी ये अलर्ट हमें जो है ये रिपोर्ट हमें देती है कि हमें अभी भी कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, अभी कंट्रोल करेंगे तो जाके यहाँ पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। राइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है? एज पर दी रिपोर्ट, South Asia is the most polluted region as particulate pollution in this region has increased 2.8%, जो आपका in the 2023। ठीक है, 2022 से अगर हम बात करें 2023 की, तो ये आपका बढ़ा है 2.8% से साउथ एशिया में। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो EPIC जो है इसके डायरेक्टर हैं माइकल ग्रीनस्टोन, हेडक्वार्टर इसका शिकागो में है और 2014 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। Now next question है, which organization launched the Samarth Incubation Program Cohort 2 in collaboration with Software Technology Park India, that is STPI, and Indus Entrepreneurs Delhi National Capital Region in September 2025 to support deep tech startup। तो recently जो CDOC आपका, ठीक है, CDOT है, Center for Development of Telematics, इन्होंने लॉन्च किया था समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम कोहरेट 2 को। ठीक है, किसके कोलैबोरेशन में? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एंड इंडस एंटरप्रेन्योर्स दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन के कोलैबोरेशन में इसे लॉन्च किया गया था। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है आपका, इसका मेन एम क्या है कि हम सपोर्ट करें डीप टेक स्टार्टअप्स को इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, साइबर सिक्योरिटी में, लाइट फ्रेडिलिटी, ब्लॉकचेन एंड ऐसे ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट इंक्यूबेशन प्रोग्राम कोहरेट 2 की। तो इस प्रोग्राम के तहत जो स्टार्टअप्स हैं, जो सिलेक्टेड स्टार्टअप होंगे, उनको 5 लाख तक का, अप टू 5 लाख तक का ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा, एंड इनको CDOT के एडवांस लैब जो हैं, ठीक है, जैसे न्यू दिल्ली और बेंगलुरु में जो इनकी लैब है उनको वो एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, साथ में ही ये मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे एंड एक्सीलेटर सेशंस यहाँ पे होंगे ऑन स्ट्रैटेजी, फंड रेजिंग, फ्रॉड रेजिंग एंड स्केलिंग पे। ठीक है, अब बात करें कोहरेट 1 की, तो इसको मार्च 2025 में लॉन्च किया गया था। कोहरेट 2 आपका सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, एंड इसका मेन एम क्या था कि हम जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट इज which mobile application was launched by Union Minister Giriraj Singh to digitize the procurement of cotton under the minimum support price scheme। तो रिसेंटली आपका कपास किसान नाम की जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च की गई थी हमारे यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह द्वारा।
ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो ऐप है इसे डेवलप किसने किया था? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसमें आपके फीचर्स हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुकिंग, रियल टाइम पेमेंट ट्रैकिंग के लिए मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस का यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस इसका रखा गया है। इसका मेन एम है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बेसिकली हो, ठीक है। साथ में ही इनेबल आधार लिंक पेमेंट जो है टू दी फार्मर्स बैंक अकाउंट वाया NACH, दैट इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो इसकी सुविधा यहाँ पे है आपकी है, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे बोला गया है कि 550 प्रोक्योरमेंट सेंटर आपके सेटअप किए गए हैं कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में बिफोर खारिफ मार्केटिंग सीजन 2025-2026 जो 1 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होएगा, ठीक है। देन अब यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी हम कवर कर लेते हैं, जैसे मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं आपके? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना है। और लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करें तो चाइना और इंडिया है, ठीक है। कभी चाइना रहता है, कभी इंडिया रहता है, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच न्यू इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज APEDA द्वारा प्रमोट करने के लिए इंडिया के एग्री फूड एक्सपोर्ट को? तो इट इज योर, कौन सा आपका यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? भारतीय इनिशिएटिव, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? भारत्स हब फॉर एग्रीटेक रेसिलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट, ठीक है। ये इनिशिएटिव आपका लॉन्च किया गया है। नाउ इसे डिजाइन क्यों किया गया है? सपोर्ट करने के लिए 100 एग्री फूड एंड एग्रीटेक स्टार्टअप्स को to promote innovation and generate new export opportunities for young entrepreneurs, ठीक है। साथ में ही नोट करना है APEDA का एक टारगेट है कि इन्हें अचीव करना है $50 बिलियन इन एग्री फूड एक्सपोर्ट फॉर स्केड्यूल्ड प्रोडक्ट्स बाय विच ईयर 2030, ठीक है। इसके अलावा ये जो इनिशिएटिव है APEDA का, ये आपका वर्क करेगा विद द स्टेट एग्रीकल्चरल बोर्ड्स, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, IITs के साथ, ठीक है, NITs के साथ, इंडस्ट्रीज बॉडीज के साथ अट्रैक्ट करने के लिए स्टार्टअप्स फॉर एग्री एक्सपोर्ट एनेबलमेंट, ठीक है। अब इसका जो पहला आपका पायलट कोहरेट है इसे लॉन्च किया गया है सितंबर 2025 में सपोर्ट करने के लिए 100 स्टार्टअप्स को, ठीक है। जो एग्री फूड हमारे स्टार्टअप हैं 100, उनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए ये लाया गया है, ठीक है। अब इसका जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपकी APEDA द्वारा की जाएगी। देन जो सेलेक्टेड स्टार्टअप होंगे उनको 3 मंथ्स प्रोग्राम में जो है उन 3 मंथ प्रोग्राम इनका होगा, जिसमें फोकस किया जाएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, एक्सपोर्ट रेडीनेस, रेगुलेटरी कंप्लायंस में, मार्केट एक्सेस में, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं APEDA का, ठीक है। APEDA स्टैब्लिश किया गया था 1986 में। इसके चेयरमैन है अभिषेक देव। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। Now next आपको क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड विद द एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट टू विच ग्रुप? तो रिसेंटली PM मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, और इसका मेन एम था कि अफोर्डेबल क्रेडिट जो है, अफोर्डेबल लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए जा सके रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को आपके अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए इनॉग्रेट किया गया है बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड। क्लियर है? इसके अलावा PM मोदी जी ने 105 करोड़ का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर किया था टू दी बैंक अकाउंट ऑफ जीविका निधि, ठीक है। जीविका प्रोग्राम की बात करें तो इसे 2007 में लॉन्च किया गया था बिहार गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, विद अ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। और इसका मेन एम क्या था कि हमें जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एम्पावर करना है, ठीक है। ये क्लियर है? नाउ अब ये जो प्रोग्राम है इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू दी बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की, ठीक है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक विमेन है सुनीता नाम की, उनका एक छोटा सा टेलरिंग का बिजनेस है, वो चाहती हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, ठीक है। अब इस चीज के लिए उन्हें चाहिए होगा पैसा। अगर हम जो पुरानी प्रोसेस है उससे अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें लोन लेना है तो हम किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, ठीक है।
तो ये सुनीता जी गई आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास और उन्होंने लोन लिया, जैसे 10 लाख का लोन लिया, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल, 10 लाख का लोन लिया और उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा 18 से 20% का। बट अब वो अगर लोन लेती हैं बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड से, ठीक है, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू, इस इनिशिएटिव के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू अगर वो लोन लेती हैं तो उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है कम मिलेगा, मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें लोन जो है वो मिलेगा, जिससे वो इजीली अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती हैं और लोन को बाद में जो है वापस दे सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू जो बिहार गवर्नमेंट है, इन्होंने 1000 करोड़ का जो अमाउंट है वो एलोकेट किया है टू सपोर्ट विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द स्पाइस सैटेलाइट नेम्ड OFAC-19 इनटू ऑर्बिट अटॉप अ शावित रॉकेट। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने रिसेंटली स्पाइस सैटेलाइट जिसका नाम OFAC-19 है उसको लॉन्च किया था? तो इट इज लॉन्च बाय द इजराइल, ठीक है। 2020 में OFAC-16 को आपका जो है लॉन्च किया गया था, 2020 में OFAC-16 लॉन्च किया गया था और 2023 में OFAC-13 जो है, ठीक है, OFAC-13 जो है वो लॉन्च किया गया था और अभी OFAC-19 2025 में आपका लॉन्च किया गया है इजराइल के द्वारा, ठीक है। नाउ इसे डेवलप किसने किया है? इजराइल की डिफेंस स्पेस प्रोग्राम एंड इट इज लेड बाय द इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री थ्रू इट्स सिस्टम मिसाइल एंड स्पेस ग्रुप, ठीक है। और इसका जो लॉन्च व्हीकल था वो किसने डेवलप किया था, वो किसने मैन्युफैक्चर किया था? तोमर लिमिटेड एंड राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। फाइन। OFAC-19 की बात करें तो ये सिंथेटिक एपरेचर रेडार सैटेलाइट है जो हमें ऑल वेदर सर्विलेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और ये ऑर्बिट कर रही है, ये ऑपरेट कर रही है लो अर्थ ऑर्बिट में एंड इट कैप्चर्स हाई रेजोल्यूशन इमेजेस अप टू 15 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, which among the following statement is correct with respect to Singapore PM Lawrence Wong's visit to India in September 2025? तो सिंगापुर के जो PM है इनके डेलीगेशन के साथ ये इंडिया में इन्होंने विजिट किया था, उसी से रिलेटेड आपके पॉइंट है, आपको बताना कौन सा करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इनके विजिट के दौरान सिंगापुर की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इन्होंने इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ अग्रीमेंट साइन किया है स्टैब्लिश करने के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एट दी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आपका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो आपका नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है इसे कहाँ पे स्टैब्लिश, मतलब कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु में। तो दो क्वेश्चन इससे हो गए, एक तो स्टेटमेंट बेस्ड जो हम करा रहे हैं, दूसरा आपका की लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंगापुर की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड है, बोर्ड एंड ऑफिस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री है, इन्होंने इंडिया की नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर जो है इन स्पेस जो है इसके साथ MOU साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया एनहांस करने के लिए कॉर्पोरेशन स्पेस रिसर्च पे, सैटेलाइट लॉन्चेस पे एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो मॉनेटरी अथॉरिटी है सिंगापुर की, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर एंड इंडिया का RBI जो है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है टू advance to enhance collaboration in fintech, digital banking and emerging digital asset technology. नेक्स्ट आपका पॉइंट है both A and B and last says all A, B and C. तो ये तीनों पॉइंट आपके करेक्ट है A, B and C, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर E. इसके अलावा दो और MOU जो है साइन किए गए हैं। एक MOU था आपका जो साइन हुआ है सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर एंड इंडिया की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में ऑन ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दी सिविल एविएशन सेक्टर। नेक्स्ट है, दोनों कंट्री ने अग्रीमेंट साइन किया है प्रमोट करने के लिए कॉपरेशन इन स्टैब्लिशिंग सस्टेनेबल एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन शिपिंग कॉरिडोर, ठीक है। इसके अलावा इंडिया और सिंगापुर जो है इन्होंने अडॉप्ट किया है रोड मैप फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अंडर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टू बूस्ट इंडस्ट्री कनेक्शन एंड इट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है कि PM मोदी एंड सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, लॉरेंस वोंग, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था फेज 2 ऑफ अ भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल का, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में आपका पोर्ट ट्रस्ट जो है वहाँ पे हुआ था,
ठीक है। इससे कैपेसिटी एक्सपेंशन बेसिकली किया गया है और कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाई गई है, 1.3 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट लगी है और कैपेसिटी जो पहले इसकी 2.4 मिलियन की थी, अब वो इंक्रीज करके मतलब वो डबल अब हो गई है 4.8 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स की हो गई है। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है which of the following option is incorrect with respect to 4th edition of Semicon India जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके सो पहला आपका पॉइंट है कि जो सेमिकॉन इंडिया है इसका थीम क्या था। इसका थीम था आपका फॉर्जिंग द फ्यूचर एज अ नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। नेक्स्ट पॉइंट है इस इवेंट के दौरान अश्विनी वैष्णव जी ने प्रेजेंट किया था विक्रम 32 जो आपका 32 बिट सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर है। किसे प्रेजेंट किया था, पीएम नरेंद्र मोदी को। एंड इसे डेवलप किया गया है, विक्रम 32 को डेवलप किया गया है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी द्वारा विच इज अ यूनिट ऑफ इसरो। नेक्स्ट है कि इस इवेंट में इंडिया डीप टेक अलायंस लॉन्च किया गया था जिसकी इनिशियल फंडिंग कमिटमेंट है 1 मिलियन यूएस डॉलर की। नेक्स्ट आता है केयांस सेमीकॉन जो है इसने एक अग्रीमेंट साइन किया था, एक एमओयू साइन किया था आईआईएससी बेंगलुरु के साथ स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया का पहला नेशनल इनोवेशन हब फॉर सेमीकंडक्टर एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे एमओयूज और भी साइन हुए थे, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपका जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है इसने भी एक एमओयू साइन किया है विद द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किस चीज के लिए, बूस्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम को। ठीक है। स्टार्टअप्स को एंड एमएसएमईज को अंडर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव दैट इज डीएलआई स्कीम एंड चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जो आपकी केन सेमिकॉन है इसने ये अग्रीमेंट साइन नहीं किया, लार्सन एंड टर्बो जो है, ठीक है, लार्सन एंड टर्बो सेमिकॉन जो है उसके द्वारा आईआईएससी बेंगलुरु के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया था फॉर स्टैब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट नेशनल इनोवेशन हब फॉर सेमीकंडक्टर एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी। फाइन। नाउ विक्रम 32 की बात कर रहे थे। ये आपका 32 बिट सेमीकंडक्टर माइक्रोप्रोसेसर है जो हार्श कंडीशन पे भी इजीली वर्क कर पाएगा। ठीक है। और ये सक्सीड करेगा 16 बिट विक्रम 1601 को जो हम 2009 से यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया डीप टेक अलायंस का, जो अभी हमने पढ़ा कि वो इस इवेंट में लॉन्च किया गया था। ये प्रोवाइड करेगा फंडिंग एंड मेंटोरशिप टू डीप टेक स्टार्टअप्स जो काम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज जैसी आपकी चीजों पे। ठीक है। नेक्स्ट है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो है इन्होंने एक और अग्रीमेंट साइन किया है मर्क के साथ। ठीक है। किस चीज के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए सेमीकंडक्टर फैब इन गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट आता है केन सेमिकॉन, इसने पार्टनरशिप किया है स्पर्श आईक्यू के साथ। थर्ड आईटेक, फोकली, सेंस सेमी टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजीज के साथ। किस चीज के लिए, डेवलप करने के लिए इंडिया का फर्स्ट फुली इंडिजीनियस ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल एआई विजन सॉल्यूशन। इसके अलावा इस कंपनी ने एक और एमओयू साइन किया है इन्फिनियन के साथ लॉन्च करने के लिए इंडिया का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम माइक्रोफोन फॉर वायरलेस ईयरबड एंड वियरेबल्स के साथ। ठीक है। नेक्स्ट इज लार्सन एंड टर्बो ने भी यहाँ पे एमओयू साइन किया है आईआईटी गांधीनगर एंड सीडेक के साथ डेवलप करने के लिए मेक इन इंडिया सिक्योर चिप विद स्मार्ट ओएस फॉर ई पासपोर्ट्स एंड क्रिप्टोग्राफिक प्रोडक्ट्स के लिए। देन एक और एग्रीमेंट साइन हुआ है आईआईएससी बेंगलुरु के साथ जो अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है इसने भी अग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ एंड सिंगापुर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ फॉर इंडस्ट्री कनेक्टिविटी थ्रू लेक्चर्स, हैकाथॉन्स एंड ट्रेनिंग। एक और एमओयू साइन हुआ है न्यू एज मार्कस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ फॉर स्पेशलाइज्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन एआई प्रोग्राम्स के लिए। नेक्स्ट है एक और एमओयू साइन हुआ है आपका एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ फॉर जॉइंट रिसर्च, इनोवेशन एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका है सिनॉप्सिस कोलैबोरेशन, सीडेक जो है सीडेक, सिनॉप्सिस एंड आईआईटी मद्रास, इन्होंने पार्टनरशिप की है प्रोवाइड करने के लिए स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज को एक्सेस टू दी सिनॉप्स आईपीज बाया चिप इन सेंटर। इसके अलावा इंडी सिमिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो गुजरात बेस्ड विमेन लेड स्टार्टअप है, इन्होंने लॉन्च किया है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स डेवलपमेंट बोर्ड विच इज पावर्ड बाय वेगा प्रोसेसर
सपोर्टिंग स्मार्ट सिटीज, ड्रोन्स, डिफेंस, हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम आपके सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के लिए इन दी मोहाली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। पहले आपका जो फर्स्ट वर्जन था वो 2021 में लाया गया था, अभी इसका सेकेंड वर्जन जो है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 वो लॉन्च किया गया है। इसके अलावा उड़ीसा गवर्नमेंट जो है इन्होंने आपका MOU साइन किया है वर्थ ₹1005 करोड़ का विद अ टॉप ट्रैक हाईटेक PCB प्राइवेट लिमिटेड फॉर एडवांस PCB मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है एक और अग्रीमेंट साइन हुआ है 1650 करोड़ का विद अ सैनको टेक्नोलॉजी इन पार्टनरशिप विद सिलिकॉन कनेक्ट एंड इनारी एमरथ्रॉन बेरहट। ओके, इसके अलावा जो हमारा सेमीकंडक्टर है उससे रिलेटेड आपकी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे इंडिया का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है इट इज़ प्रोजेक्टेड कि ये 2030 तक ग्रो करेगा 100 से 110 बिलियन। ठीक है, 2023 में ये आपका रिकॉर्ड किया गया है 38 बिलियन US डॉलर का, एंड 2030 में ये आपका 100 से 110 बिलियन तक जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आपका टारगेट है। इसके अलावा अभी हमने बात की जो इवेंट की, इस इवेंट को आपका ऑर्गेनाइज किसने किया था? इट वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एंड सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटेरियल इंटरनेशनल। ठीक है, इसके अलावा अभी वाला जो एडिशन है वो कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। प्रीवियस एडिशंस जो आपके हैं, पहला एडिशन बेंगलुरु में था, फिर गांधीनगर में, और तीसरा वाला आपका हुआ था ग्रेटर नोएडा में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म रिसेंटली रिसीव्ड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर अप्रूवल फ्रॉम द NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू ऑफर UPI सर्विसेज। तो इनमें से कौन सी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर अप्रूवल दिया है NPCI ने? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज वियोना फिनटेक। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है? इट इज वियोना फिनटेक। और इस अप्रूवल के तहत इनकी 2 ऐप जो है उसको बेसिकली अप्रूवल मिला है। एक तो है ग्राम पे जो ये अभी लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये ग्राम पे ऐप जो है ये कनेक्ट करेगी फार्मर्स को बायर्स के साथ, इंश्योर करेगी फेयर प्राइसेस, फास्टर पेमेंट हो और UPI एक्सेस बढ़ा, बेसिकली इसकी हेल्प से UPI एक्सेस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, साथ में ही इनकी वियोना पे जो है, ठीक है, इन दोनों को एक तरह से अप्रूवल यहाँ पे मिला है। ओके, फ्रॉम द NPCI। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु ऑथर्ड द बायोग्राफी बिलीवर्स डायलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट पाथ टू पावर 1977 टिल 2018। तो रिसेंटली आपका सेकेंड पार्ट लॉन्च किया गया है जो बायोग्राफी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड इसका नाम क्या है? बिलीवर्स डायलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर, और इसको ऑथर किया है अभिषेक चौधरी ने। ठीक है, इट इज ऑथर्ड बाय दी अभिषेक चौधरी, और इसका जो पहला पार्ट था वो आपका 2022 में पब्लिश किया गया था। फर्स्ट वॉल्यूम जो इसका था द एसेंट वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट्स 1924 टिल 1977। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वॉल्यूम। ओके, एंड जो अभी रिसेंटली बुक रिलीज की गई है इट वॉज पब्लिश बाय दी पिकेडोर इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। Now next आपको क्वेश्चन है which bank has recently launched the Aspire NRE saving account, a product designed for Indian citizen planning to move abroad for extended stays। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने Aspire NRE सेविंग अकाउंट को आपका लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं आपकी, जैसे ये अकाउंट तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आप ओवरसीज एड्रेस प्रूफ यहाँ पे नहीं देते एंड NRI पासपोर्ट स्टैम्प नहीं देते। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में कोई मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना है। ठीक है, जैसे ही आपका आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हो दूसरी जगह, एंड आफ्टर दैट क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो मेंटेन करना होगा आपको वो है 10,000 का। ठीक है, इसमें कोई आपकी अपर लिमिट, मतलब कोई यहाँ पे अपर लिमिट नहीं है बैलेंस की। ठीक है, कितना भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकम टैक्स आपको यहाँ पे नहीं देना होगा, ना इनकम टैक्स ना वेल्थ टैक्स इसमें आपको देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कस्टमाइज डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको मिलेगा जिसमें एयरपोर्ट लॉन्च फैसिलिटीज भी इंक्लूडेड होंगी। Now next आपको क्वेश्चन है Fitch rating has raised India's GDP forecast by 40 basis point to dash for the financial year 2026। तो Fitch rating जो है इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो इंडिया की GDP फोरकास्ट है ये प्रोजेक्ट की है 6.9%।
ठीक है, जो प्रीवियस वाले से 40% आपकी इंक्रीज की गई है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। पहले कितनी थी? 6.5 थी, अभी ये 6.9 आपकी कर दी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2027 की, तो 6.3% की यहाँ पे प्रोजेक्शन दी गई है, एंड फाइनेंशियल ईयर 2028 की 6.2% आपकी प्रोजेक्ट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ग्लोबल ग्रोथ रेट की, ये आपकी कैलेंडर ईयर 2025 के लिए 2.4% बताई गई है, एंड 2.3% फॉर कैलेंडर ईयर 2026। नाउ फिच रेटिंग की आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। इसके प्रेसिडेंट हैं इयान लिनेल, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, और 1914 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज विच कंपनी रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स 4th जनरेशन सैटेलाइट फॉर कमर्शियल ऑपरेशन। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनी है जिसने इनकी 4th जनरेशन सैटेलाइट जो है लॉन्च की है फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस? तो इट इज फिनलैंड्स कंपनी ICEYE। क्या नाम है इसका? ICEYE। ओके, नाउ ये जो है ये सिंथेटिक आर्परेचर रेडार, दैट इज SAR सैटेलाइट ऑपरेशंस की लीडर है। ठीक है, ग्लोबली, एंड इसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 4th जनरेशन सैटेलाइट की, जो कैप्चर कर सकती है अप टू 500 इमेजेस डेली। इसके अलावा ये सपोर्ट करती है इमेजिंग एंड डाउनलिंक साइमल्टेनियसली अप टू 700 Mbps, ये यहाँ पे बताया गया है। एंड इट ऑल्सो इनेबल्स रियल टाइम टास्किंग, एक्विजिशन एंड डिलीवरी विद इन अ सेम पास। Now next आपको क्वेश्चन है, recently in September National Center of Sports Science Research, that is NCSSR, which comes under the Sports Authority of India, has signed an MOU with which institution to promote sports science, advanced technology and indigenous innovation? तो इनमें से कौन सी आपकी इंस्टीट्यूशन है जिसने आपका MOU साइन किया है नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च के साथ, ताकि हम प्रमोट कर सके स्पोर्ट्स साइंस एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज को? तो आंसर हियर इज इट इज IIT दिल्ली। ठीक है, IIT दिल्ली का MOU साइन हुआ है नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो IIT दिल्ली से यहाँ के डीन आपके हैं K अग्रवाल, एंड डॉक्टर बीबू कल्याण नायक जो डायरेक्टर कम हेड है आपके NCSSR के, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था, MOU साइन हुआ था। ठीक है, आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं आपके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसके DG हैं हरि रंजन राव, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसे 1984 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे एक और न्यूज़ है आपकी IIT दिल्ली से कि यहाँ पे हरि रंजन राव जो सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं आपके सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, इन्होंने इनॉग्रेट किया था बायो मैकेनिक्स लेबोरेटरी IIT दिल्ली कैंपस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन सितंबर 2025 द एस्ट्रोस्केल जो जापान की आपकी स्पेस कंपनी है, इसने एक लॉन्च अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, फॉर इट्स इनसूट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान 1 मिशन। कौन से मिशन के लिए? इनसूट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान 1 मिशन के लिए इन्होंने लॉन्च अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ये जो मिशन है ये कब लॉन्च किया जाएगा? 2027 में लॉन्च किया जाएगा। तो कौन सी आपकी कंपनी है इनमें से, इंडियन कंपनी जिसके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है? तो इट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? इट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पे जो आपका ये मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा यूजिंग इसरोज PSLV। ठीक है, और इसको श्रीहरिकोटा से जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा 2027 में। साथ में ही ये जो मिशन है इट इज सपोर्टेड बाय द JEXA जो आपकी स्पेस एजेंसी है जापान की, एंड इट इज डेवलप्ड अंडर द जापान स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। Now next is, what is the name of a second anti-submarine warfare shallow watercraft received by Indian Navy built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited in Kolkata, West Bengal? तो इनमें से कौन सा क्या नाम है सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का जो रिसेंटली इंडियन नेवी को अभी दिया गया है, इंडियन नेवी ने रिसीव किया है? इसका नाम है आपका एंथ्रोथ। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो। एंथ्रोथ, ये एंथ्रोथ आपका एक आइलैंड है लक्षद्वीप में, उसी के नाम पे इस सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जो है इसका नाम रखा गया है, जिसको डेवलप किया है आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड ने। ठीक है,
इंजीनियर्स लिमिटेड ने इसको आपका जो है डेवलप किया है। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 77 मीटर लॉन्ग ये है एंड 10.5 मीटर वाइड रहेगा। डिस्प्लेसमेंट आपकी है 900 टन्स की, स्पीड इसकी है अप टू 25 नॉट्स की। ठीक है, इसे डिजाइन किया गया है लॉन्ग रेंज कोस्टल सर्विलेंस एंड एंटी सबमरीन मिशंस के लिए। अब बात कर लेते हैं GRSE की। इसके आपके हेड हैं, CMD है PR हरी। हेडक्वार्टर्स का कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और 1884 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली स्वॉन इन नेपाल्स इंटरिम प्राइम मिनिस्टर in September 2025, becoming the first women and first female chief justice to hold this post। तो रिसेंटली नेपाल की जो प्रधानमंत्री हैं, इंटरिम प्रधानमंत्री, उनको बनाया गया है, मतलब कुछ समय के लिए बनाया गया है। जब तक परमानेंट प्रधानमंत्री वहां पे नहीं चूज किए जाते हैं तब तक सुशीला कार्की जो है वो इस पोजीशन पे बनी रहेंगी। और ये पहली विमेन है, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नेपाल की, साथ में ही पहली चीफ जस्टिस बनी है जिनको एज अ PM यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है KP शर्मा ओली को एंड ये आपकी पहली चीफ जस्टिस बनी थी नेपाल की 2016 से 2017 के बीच में इन्होंने यहाँ पे सर्व किया था एज अ चीफ जस्टिस। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द लेटेस्ट सेबी रेगुलेशन द मिनिमम अलॉटमेंट साइज इन द प्राइमरी मार्केट फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड InvITs इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैज बीन रिड्यूस्ड टू डैश। तो एज पर द न्यू सेबी रेगुलेशन जो मिनिमम अलॉटमेंट साइज है आपका प्राइमरी मार्केट के लिए, ठीक है, फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड InvITs, ये आपका रिड्यूस किया गया है 25 लाख। ठीक है, पहले कितना था, पहले आपका 1 करोड़ था या आप 25 करोड़ तक कर सकते थे, वो डिपेंड करता था आपका। ठीक है, अभी इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है, ये 25 लाख आपका कर दिया गया है। फाइन, तो 1 करोड़ होगा, 25 करोड़ होगा, ये बेस्ड होता था एसेट कंपोजिशन पे, राइट। अभी इसको रिड्यूस करके 25 लाख कर दिया गया है और सेकेंडरी मार्केट में ये पहले ही आपका 25 लाख कर दिया गया था। ठीक है, मिनिमम अलॉटमेंट साइज। Now next आपका क्वेश्चन है, which organization is set to launch centralized digital credit infrastructure platform to enhance competitiveness of RRB's regional rural banks against the NBFCs and microfinance institutions। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च करने वाली है सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म को एनहांस करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस of RRBs against NBFCs and MFIs? तो it is your NABARD, that is National Bank for Agriculture and Rural Development द्वारा ये आपका लॉन्च किया जाना है। ठीक है, अब बात करें इस प्लेटफॉर्म की, तो ये जो प्लेटफॉर्म है आपका CDCI प्लेटफॉर्म, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका पर्पस क्या है, डिजिटाइज करना एंड ऑटोमेट करना क्रेडिट प्रोसेसिंग को वेरियस लोन प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इसका एम है ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और स्पीड अप करना लोन डिस्बर्समेंट को। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। नाउ नाबार्ड ने यहाँ पे क्या बोला है, ये कुछ नए लोन प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, जैसे आपका हाउसिंग लोन विद फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटीज। इसके अलावा कस्टमाइज MSMEs लोन ये यहाँ पे लॉन्च करेंगे। साथ में ही ये भी बोला गया है नाबार्ड जो है ये इंटीग्रेट करेगा सारे एमलगेटेड RRBs को इनटू अ सिंगल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। साथ में ही ये जो प्लेटफॉर्म है ये कनेक्ट करेगा लैंड रिकॉर्ड्स, CIBIL स्कोर एंड आधार को फॉर अ फास्टर रिस्क असेसमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन साइन एन MOU विद आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड टू एम्पावर रूरल वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नोन एज जीविका दीदीज इन बिहार। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने MOU साइन किया है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के साथ। ठीक है, ताकि जो रूरल वुमेन हैं बेसिकली आपकी, ठीक है, उनको यहाँ पे एक तो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद उनको मतलब ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए कि उनको बाद में जॉब भी मिल जाए, राइट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज, ये MOU साइन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पटना द्वारा विद द आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। अब यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूशन है ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड टेक्सटाइल मशीनरी ऑपरेशन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा इन वुमेन्स को, प्रिपेयरिंग देम फॉर द जॉब्स एट दी जो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड है, इनके जो अपकमिंग यूनिट्स होंगे वहां पे इनको जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इन दी बेगूसराय बिहार। Now next आपका क्वेश्चन है, consider the following statements regarding the opium cultivation licensing policy 2025-2026 announced by the government of India। तो recently government of India ने opium cultivation के लिए, opium क्या होता है आपका अफीम जिसे हम बोलते हैं ना, उसके cultivation के लिए licensing policy आपकी जारी की है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है,
क्वेश्चन पे जाने से पहले पूरी इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें गो थ्रू कर लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या बोल रहा है, इस पॉलिसी के तहत सबसे पहली चीज आपकी जो नोट करनी है वो है कि ओपियम क्रॉप ईयर कौन सा है। 1 अक्टूबर 2025 से लेके 30 सितंबर 2026 तक का आपका जो है ओपियम क्रॉप ईयर है, 2025-2026 का। ठीक है। दूसरी चीज, इस पॉलिसी के तहत 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे ये लाइसेंस दिया गया है आपके कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। फाइन। और इस बार यहाँ पे बात की गई है कल्टीवेशन को एक्सपैंड करने के लिए, जिसके लिए पिछले साल के कंपैरिजन में 23.5% जो आपके फार्मर्स हैं, मतलब पिछले साल से कंपेयर करें तो इतने परसेंट फार्मर्स आपके इस बार ज्यादा एलिजिबल किए गए हैं फॉर द कल्टीवेशन। ठीक है, लगभग आपके 1.21 लाख फार्मर्स एलिजिबल हुए हैं इस साल फॉर दिस कल्टीवेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, लाइसेंस कैसे दिया जाता है, जो आपकी प्रीवियस ईयर की क्रॉप हुई होगी ना, उसके बेसिस पे कितनी हुई है, कैसी हुई है, उसके बेसिस पे नेक्स्ट ईयर का लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर द एग्जिस्टिंग कल्टीवेटर्स फार्मर्स हु अचीव्ड मॉर्फिन यील्ड ऑफ 4.2 kg पर हेक्टेयर और मोर, दे आर एलिजिबल टू कंटिन्यू ट्रेडिशनल ओपियम गम कल्टीवेशन। मतलब जिनका आपका जो फसल है वो आपका मॉर्फिन यील्ड जो है वो आपका 4.2 kg पर हेक्टेयर या उससे ज़्यादा हुई है, तो वो अपना ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हैं कल्टीवेशन की वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं पे दूसरा क्राइटेरिया क्या बोल रहा है कि जिनका कल्टीवेशन आपका या जिनका जो आपका मॉर्फिन यील्ड जो है वो 3.0 से 4.2 kg पर हेक्टेयर के बीच में थी, उनको यहाँ पे क्या बोला है, दे कैन नाउ ग्रो पॉपी अंडर दी कॉन्सेंट्रेट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ मेथड। मतलब उनको ये मेथड यहाँ पे यूज करना होगा। ठीक है, मतलब वो ये मेथड यूज कर सकते हैं जिनकी आपकी यील्ड 3.0 से 4.2 kg पर हेक्टेयर के बीच में हुई है। ठीक है, एंड दे विल रिसीव 5 ईयर लाइसेंस। ठीक है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट है, फार्मर्स जिन्होंने अचीव किया है 900 kg पर हेक्टेयर और मोर ऑफ अनलेंस्ड पॉपी स्ट्रॉ अंडर द CPS कल्टीवेशन, उनको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि वो स्विच कर सकते हैं ट्रेडिशनल ओपियम गम कल्टीवेशन में। मतलब ये ऑप्शन भी यहाँ पे उनको दिया गया है। इसके अलावा अगर किसी की फसल आपकी 800 kg पर हेक्टेयर की हुई है, ठीक है, इन दैट केस उनका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड किया गया है आपके 2025-26 सीजन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी प्रीवियस साल की आपकी जो क्रॉप हुई है, कितनी हुई है, उसके बेसिस पे भी लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल या दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी क्लियर किया था। इसके अलावा रिसेंटली एल्कोलॉइड फैक्ट्री जो है आपकी नीमुच इन मध्य प्रदेश, इसको आपका एक ग्लोबल स्टैंडर्ड अचीवमेंट मिला है। यहाँ पे जो WHO GMP सर्टिफिकेशन है वो दिया गया है मध्य प्रदेश की जो नीमच फैक्ट्री है, एल्कोलाइड फैक्ट्री, उसको यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, ये इंश्योर करता है इंटरनेशनल क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को। और यहाँ पे बेसिकली हमें एक्सपोर्ट की जो मतलब एक्सपोर्ट के कि हम लोग ये चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड लेवल को मीट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमारे पास फ़ायदा आ जाता है इसका। फाइन। नाउ नेक्स्ट चीज़ है कि इंडिया एक लौती आपकी कंट्री है विच इज़ ऑथराइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग जो प्रोड्यूस करता है गम ओपियम। ठीक है, नाउ आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओपियम कल्टीवेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी 2025-26 अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप इजीली अब स्टेटमेंट्स जो हमने पढ़ी हैं उसके बेसिस पे कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है वो सब आप बता पाओगे यहाँ पे, राइट। सो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो पॉलिसी है इट कवर्स फार्मर्स इन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, फार्मर्स विद मॉर्फिन यील्ड बिटवीन 3.0 to 4.2 kg पर हेक्टेयर आर एलिजिबल फॉर ट्रेडिशनल ओपियम गम कल्टीवेशन, तो ये चीज गलत हो जाती है आपकी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फार्मर्स अचीविंग 900 kg पर हेक्टेयर और मोर अंडर द CPS आर अलाउड टू स्विच टू ओपियम गम कल्टीवेशन, ये भी ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग लेस देन 800 kg पर हेक्टेयर अंडर CPS इन 2024-2025 विल फेस लाइसेंस सस्पेंशन फॉर 2025-2026, ये भी ठीक है। देन नेक्स्ट आता है जो ओपियम क्रॉप ईयर है 2025-26 का, इट इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025
टिल 30 सितंबर 2026। तो ये भी स्टेटमेंट आपका ठीक है। तो कौन कौन से सही है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदरेज एरोस्पेस पार्ट ऑफ अ जनरल इलेक्ट्रिक sign a deal with which French company to manufacture critical components for LEAP engine developed by the CFM International। तो गोदरेज एरोस्पेस जो है, ठीक है, इसने एक डील साइन की है फ्रांस की कंपनी के साथ। ठीक है, फ्रेंच कंपनी ये है जिसका नाम है सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन, जो बेसिकली क्रिटिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करेंगे लीप इंजन के लिए। ठीक है, नाउ CMF की बात हमने बात की है यहाँ पे, ये जॉइंट वेंचर है जनरल इलेक्ट्रिक एंड सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन का। ठीक है, अब अंडर दिस अग्रीमेंट जो गोदरेज है ये मैन्युफैक्चर करेगा टाइटेनियम बेस्ड कॉम्प्लेक्स वेंटिलेशन असेंबलीज फॉर लीप इंजन्स। Now next up question है, where was the Veer Savarkar Sports Complex worth rupees 825 crore inaugurated by the Union Minister अमित शाह। तो अमित शाह जी ने recently वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपका इनॉग्रेट किया है गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, बेसिकली ये आपका नरनपुरा जो है लोकेटेड है अहमदाबाद में, वहां पे ये वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स आपका जो है इनॉग्रेट किया गया है और इसकी लागत है 825 करोड़ की। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे डेवलप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। इसका एरिया आपका है ओवर 1.19 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, इसमें साथ में ही यहाँ पे 275 किलोवाट सोलर पावर प्लांट भी इंक्लूडेड है इसमें। इसके साथ ही 60 किलो लीटर पर डे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी यहाँ पे आपका अवेलेबल है। ठीक है, लगाया हुआ है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन recently signed an agreement with which country to supply its product and services। तो केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने जिम्बाब्वे के साथ अग्रीमेंट साइन किया है और इनिशियली ये 3000 लैपटॉप्स जो हैं वो सप्लाई करेंगे जिम्बाब्वे को। और इसी के साथ मतलब फर्दर ये ट्रैफिक लाइट, सोलर सिस्टम, इन सब चीज़ों का भी यहाँ पे जो है मतलब ये सब चीज़ें भी सप्लाई करेंगे जिम्बाब्वे को। क्लियर है? Now next question है, the Reserve Bank of India imposed monetary penalty of rupees 44.70 lakh on which bank for non-compliance with a certain statutory and regulatory direction। तो रिसेंटली RBI ने जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 44.70 लाख की बंधन बैंक पे, क्योंकि बंधन बैंक ने इनके रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो नहीं किए थे। ठीक है, बंधन बैंक के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो MD and CEO करंटली है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 2025 यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरियन लॉन्च द मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट एम्ड एट एम्पावरिंग विच कम्युनिटी अंडर द प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, दैट इज PM विकास स्कीम। तो रिसेंटली अभी आपका एक इनिशिएटिव, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है मत्स्य शक्ति नाम से। मत्स्य रिलेटेड है आपका मछली से, मछली को मत्स्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? माइनॉरिटी फिशरमैन कम्युनिटीज के लिए ये प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया गया है मत्स्य शक्ति नाम से। किस स्कीम के तहत आता है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम के तहत आता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लॉन्च कहाँ किया गया है? त्रिवेंद्रपुरम केरला में लॉन्च किया गया है। 1 साल का ये प्रोजेक्ट है और इसका मेन एम क्या है? एम्पावर करना है माइनॉरिटी फिशरमैन कम्युनिटीज को। ठीक है, अब इस इवेंट में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इन्होंने MOU साइन किया है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए विजहिंजम रीजनल सेंटर में। ठीक है, अब मत्स्य शक्ति जो है ये आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 690 कैंडिडेट्स को, जिसमें से 270 को नॉन ट्रेडिशनल फिशरीज बेस्ड स्किल्स सिखाए जाएंगे, जिसमें से 90 जो है, ठीक है, 270 में से 90 जो है इनको फिश हैचरी प्रोडक्शन के तहत यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। 180 को बेसिक्स ऑफ केज कल्चरल फिश फार्मिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 420 वुमेन्स जो हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, नाउ PM विकास स्कीम की बात करें 2022 में से लॉन्च किया गया था और इस स्कीम में इंटीग्रेट किए गए थे 5 स्कीम जो आपको पूछे जा सकते हैं। सीखो और कमाओ, ठीक है,
दूसरा है नई मंजिल, तीसरा है नई रोशनी, उस्ताद हमारी धरोहर, इनको इंटीग्रेट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड इट्स नोटिफिकेशन जो रिलीज किया था आपका, जो नोटिफाई किया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। ठीक है, तो रिसेंटली यहाँ पे अप्रूवल मिला है इनकम टैक्स एक्ट 2025 को। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आपके पॉइंट्स हैं, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो नया आपका इनकम टैक्स एक्ट है 2025 का, इसमें जो सेक्शन है वो आपके 819 थे पहले, 819 थे पहले, अब ये रिड्यूस हो करके 536 कर दिए गए हैं एंड नंबर ऑफ चैप्टर्स फ्रॉम 47 टू 23। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम द फर्स्ट टाइम for the first time, IT Act 2025 introduces 39 tables and 40 new formulas to enhance clarity and ease of reference for taxpayer. Next है कि जो significant change यहाँ पे किया गया है, आपके नए amendment जो है basically इसमें क्या बोला गया है, renaming of a assessment year and financial year to the tax year to reduce confusion. ठीक है, यहाँ पे नया आपका एक टर्म लाई गई है टैक्स ईयर नाम से। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर को लेके जो होती है हर बार। ठीक है, नेक्स्ट है द न्यू एक्ट इंट्रोड्यूसेस अ ₹12 लाख एनुअल बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एंड रीडिफाइन एंड रिफाइन टैक्स स्लैब्स फॉर मिडिल इनकम टैक्स पेयर्स alongside implementing faceless digital first assessment to minimize the human interface. And the last says all are correct. तो सारे statements यहाँ पे आपके correct हैं regarding the IT Act 2025. So answer here is option number E, that is all are correct. Fine. And one more thing, ये कब से इफेक्ट में आएगा, ये 1 अप्रैल 2026 से आपका इफेक्ट में आएगा। फाइन। Now next is which country was elected as a chairman of Executive Board of Asia Pacific Institute for Broadcasting Development during the 23rd AIBD General Conference. तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया को एज अ चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट आपका सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। ओके, साथ में ही नोट करना है इंडिया ने इससे पहले 2016 में भी एज अ चेयरमैन यहाँ पे जो है इस पोजीशन पे सर्व किया है। ठीक है, इसके अलावा जो 23rd कॉन्फ्रेंस आपकी थी, इसका थीम क्या था, मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, एंड फ्रॉम इंडिया इट इज चेयर्ड बाय दी गौरव द्विवेदी, जो सीईओ है आपके प्रसार भारती की। फाइन। Now next is India hosted the Asian Short Track Speed Skating Trophy 2025 for the first time at Himadri Ice Rink at Maharana Pratap Sports College in Dash. तो इंडिया ने पहली बार जो है एशियन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी ऑर्गेनाइज किया था और ये आपका हुआ था देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। टोटल पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे 11 एशियन कंट्रीज से थे, जिसमें चाइना, जापान, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सारी आपकी कंट्रीज शामिल थी। इसके अलावा इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें फर्स्ट प्लेस हासिल की है थाईलैंड ने विद 30 मेडल्स। सेकेंड नंबर पे इंडिया था विद 39 मेडल्स विद 9 गोल्ड, 12 सिल्वर एंड 18 ब्रॉन्ज। वहीं पे थर्ड प्लेस पे आपका था जापान विद 23rd मेडल। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड साइन अ अग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स टू इंप्लीमेंट इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। तो रिसेंटली आपका जो आईसीआईसीआई बैंक है, इस बैंक ने अग्रीमेंट साइन किया है इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ कि ये सेटअप करे, ये इंप्लीमेंट करे इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आईसीआईसीआई बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है इसका चौरियासी फी प्लाजा ऑन NH48 गुजरात में, और इसी तरीके का एक और अग्रीमेंट साइन हुआ है किस चीज के लिए, सेटअप करने के लिए मल्टी लेन फ्री फ्लो आपके हरियाणा में NH44 पे। ठीक है, नेक्स्ट इज what is the name of a joint initiative launched by the Delhi and Oslo to accelerate the adoption of urban e-mobility solution at the 3rd India Clean Transportation Summit? तो recently
दिल्ली और ओस्लो जो नॉर्वे की आपकी कैपिटल है, इन दोनों सिटी ने एक आपका इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जॉइंट इनिशिएटिव, जिसका नाम रखा गया है दोस्ती। ठीक है, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका फुल फॉर्म है दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, राइट। सो ये आपका इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है, जहाँ पे दोनों ही जगह की जो एक्सपर्टीज हैं वो यहाँ पे मतलब इंफॉर्मेशन जो है एक्सचेंज करेंगे, अपनी एक्सपर्टीज जो है वो एक्सचेंज करेंगे। और इन्होंने यहाँ पे टारगेट रखा है कि अचीव करेंगे फ्लीट ऑफ अराउंड 6000 इलेक्ट्रिक बसेस इन दिल्ली बाय 2025 एंड 2026 का इनका टारगेट है फरवरी तक का 7000 से 8000 ई बसेस का। ठीक है, और इनकी जो एक्सपर्टीज हैं ये कोलैबोरेट करेंगे इलेक्ट्रिक बस डेवलपमेंट, पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में। फाइन। Next question है, which event was launched by the Ministry of Port Shipping and Waterways in collaboration with the IIT Madras and other organizations to advance research, innovation, startups and entrepreneurship in the maritime sector? तो इनमें से कौन सा इवेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा आपका लॉन्च किया गया है? तो इट इज लॉन्च, इसका नाम आपका है मैराथन 2025। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द आईआईटी मद्रास। ओके, अब यहाँ पे इसके लिए एप्लीकेशन विंडो जो आपकी ओपन है वो 25 अगस्त से 29 सितंबर तक ओपन रहेगी और हैकेथन डेट्स आपकी 16 से 18 अक्टूबर तक की हैं। अब इसमें जो स्टार्टअप आपका जीतेगा उसकी प्राइज मनी की यहाँ पे या फंडिंग की बात कर लेते हैं तो 10 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाएगा स्टार्टअप्स को फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। देन 60 लाख दिया जाएगा फॉर सीड फंडिंग एंड 1 करोड़ दिया जाएगा फॉर द टेक पायलट ग्रांट। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसीव्ड द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन टू अडॉप्ट द यूरो एंड बिकम द 21st मेंबर ऑफ द यूरो जोन फ्रॉम 1 जनवरी 2026? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसे फाइनल अप्रूवल दिया है यूरोपियन यूनियन ने कि वो यूरो को एज अ करेंसी अपना सकता है? तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया से पहले 2023 में जो क्रोएशिया है, ठीक है, क्रोएशिया कंट्री जो है इसने एज अ यूरो जो है अपनी करेंसी अपनाई थी। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से, और अभी 2026 से 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया जो है यूरो को एज अ करेंसी अपनाएगा। ठीक है, बुल्गारिया जो है ये रिप्लेस करेगा इसकी नेशनल करेंसी जो है बुल्गारियन लेव। ठीक है, बुल्गारिया की बात करें, इसके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं रोसन ज़ेलियाज को, कैपिटल इसकी है सोफिया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द स्विस मेडिक फॉर कॉटम बेबी, जो पहली मलेरिया ट्रीटमेंट आपकी ड्रग है जो स्पेसिफिकली बनाई गई है न्यूबॉर्न्स और इन्फेंट्स के लिए। ठीक है, अंडर दी 4.5 kg। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जो नोवार्टीज है, ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको अप्रूवल मिला है इनके कॉटम बेबी ड्रग के लिए, जिसका नाम रियामट बेबी नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो ड्रग है, ये जो दवाई है, ये डेवलप की गई है इन कोलैबोरेशन विद दी मेडिसिन्स फॉर मलेरिया वेंचर। ठीक है, यहाँ पे आप इस दवाई का इमेज देख सकते हैं जो डेवलप की है आपकी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर, किसके लिए? इन्फेंट्स के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू जॉइन द क्रूज भारत मिशन टू बूस्ट मैरीटाइम टूरिज्म? तो क्रूज भारत मिशन जो आपका 2024 में लॉन्च किया गया था, इसे अभी गुजरात ने जो है ज्वाइन किया है। तो गुजरात आपका पहला स्टेट बना है जिसने ज्वाइन किया है क्रूज भारत मिशन को, मैरीटाइम टूरिज्म को आपका बढ़ाने के लिए, ठीक है, बूस्ट करने के लिए। ओके, नाउ दिस मिशन वाज लॉन्च ऑन द 30 सितंबर 2024 मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र से इसे लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या था? बूस्ट करना है इंडिया का क्रूज टूरिज्म इंडस्ट्री by doubling the cruise passenger traffic within 5 years, that is by 2029। ठीक है, मिशन आपका फोकस करता है 3 डिफरेंट सेगमेंट में, एक है आपका ओशियन एंड हार्बर, दूसरा है रिवर एंड इनलैंड एंड तीसरा है आइलैंड। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जिसको दिसंबर में आपका जो है किया गया था, ठीक है, मतलब इसको ऑर्गेनाइज किया गया था आपका दिसंबर 2024 में, एंड परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो सर्वेक्षण है, ये जो सर्वे है, इसको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। नाउ क्वेश्चन हियर इज, विच स्टेट एमर्ज एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग इन लर्निंग आउटकम अक्रॉस क्लासेस 3, 6 एंड 9?
तो जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण आपको हुआ था 2024 का, इसमें 3 क्लासेस का यहाँ पे सर्वे किया गया है, क्लास 3rd, 6th एंड 9th का, ठीक है, जिसमें टॉप किया है पंजाब ने। पंजाब का सबसे अच्छा स्कोर इन तीनों क्लासेस में रहा है, ठीक है। अब जो असेसमेंट है इसे कंडक्ट किसने किया था? NCERT ने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा इस असेसमेंट को कंडक्ट किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 2024 में। और 36 स्टेट्स एंड यूटीज जो हैं वो इसमें कवर की गई थी, जिनमें से 21.15 लाख स्टूडेंट्स को कवर किया गया है फ्रॉम दी 74,229 स्कूल्स अक्रॉस 781 डिस्ट्रिक्ट। और ये आपका हर 3 साल में होता है। लास्ट आपका 2021 में ये जो सर्वे है वो किया गया था, ठीक है। अब क्लासेस वाइज टॉप परफॉर्मेंस देखें तो आपका क्लास 3rd में पंजाब ने जो है सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। आउट ऑफ 100 80 मार्क्स यहाँ पे पंजाब के थे, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश 74 मार्क्स एंड केरला विद 73 मार्क्स। क्लास 6 की बात करें, पंजाब एंड केरला ने यहाँ पे टॉप किया था विद 67 मार्क्स, ठीक है। देन दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, इनके 60 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। वेरस क्लास 9th की बात करें तो पंजाब का 57 मार्क्स था, केरला का 56 एंड चंडीगढ़ का 53 मार्क्स यहाँ पे था, ठीक है। NCERT की बात करें इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो डायरेक्टर है आपके दिनेश प्रसाद सकलानी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और स्टैब्लिश किया गया था 1961 में। नेक्स्ट इज which department or organization launched a new dedicated online portal for submitting proposals under the Deen Dayal Divyangjan Rehabilitation Scheme and District Disability Rehabilitation Center Scheme? तो इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, जो जिसमें आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो दीनदयाल दिव्यांगजन रिहैबिलिटेशन स्कीम एंड डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर स्कीम के लिए। तो इट इज योर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इस पोर्टल को लॉन्च किया था। ये पोर्टल आपका नया पोर्टल यहाँ पे है https://grant.depwd.gov.in। इससे पहले ये अनुदान पोर्टल में यहाँ पे जो है एप्लीकेशन या प्रपोजल जो है वो सबमिट किए जाते थे, बट ये अनुदान पोर्टल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके कुछ सजेशन है तो वो आप हमें भेज सकते हैं हमारी मेल आईडी में benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।